आईपीएल का उत्सव मनाता हुआ देश आपको कल नजर आया शाम को। संडे को थोड़ा बारिश की वजह से मैच डिसरप्ट हो गया था, लेकिन कल शाम को जबरदस्त मैच और हमने इसके विजुअल्स आपको दिखाए। सबसे बड़ी बात यह कि ये देश का ही नहीं दुनिया का सबसे बड़ा स्टेडियम है अहमदाबाद में, जहाँ पे मैच होता हुआ है। और यहाँ पे मैच देखने का मजा ही और कुछ और होगा। किसी दिन हम भी मौका लगाएंगे। तो बहुत शानदार मैच था। चेन्नई सुपर किंग्स ने मजा बांध दिया और कल समझ में आया ये कि चेन्नई सुपर किंग्स का वैल्यूएशन सबसे ज्यादा क्यों है। और 10 रुपए का स्टॉक डीमर्ज हुआ था इंडिया सीमेंट से एक समय में, और वन साइडेड चेन्नई सुपर किंग के वैल्यूएशन बढ़ते गए। बड़े बड़े दिग्गज इन्वेस्टर्स जब सब लोग बेच रहे थे, क्योंकि साथ में लिस्ट हुआ था, बट राधाकिशन दमानी और कुछ और बड़े दिग्गज इन्वेस्टर्स खरीद रहे थे मार्केट से, ऑफ मार्केट ट्रांजैक्शन में। लेकिन चेन्नई सुपर किंग क्या टीम निकल के आई है, ये हमने मैच देखा। तो 5वीं बार आईपीएल। अच्छा, इसमें ये भी बात चल रही थी कि शायद कहीं ये धोनी जी का आखिरी मैच ना हो, लेकिन इस तरह कोई खबर नहीं आई है अभी। वापस ये है कि एक और आएंगे। काफी अच्छी लगी बिल्कुल सबको। चलिए आगे बढ़ते हैं और कुछ और मार्केट्स की बात करते हैं। चेन्नई सुपर किंग्स ने तो धमाल कर ही दिया। अच्छा है, पूरा यूएस मार्केट ही बनता है, एसजीएस दिखने की कोई जरूरत नहीं थी। आज भी सुबह कुछ ग्लोबल क्यूज बहुत ज्यादा है नहीं, सारा फोकस मैच स्पेशली क्योंकि पिछली बार वाला जो पिछले संडे वाला जो शेड्यूल था वो ओले पड़े थे अहमदाबाद में, बारिश हो रही थी, बारिश ने अपना तड़का लगा दिया तो मूड खराब हो गया था। बहुत सारे हमारे मार्केट के मित्र भी यहाँ से गए थे अहमदाबाद देखने के लिए मैच, पूरा प्लान उनका अफरा तफरी हो गई क्योंकि एक्स्ट्रा रुकना पड़ गया। एब्सोल्युटली अजय, हमने शुरुआत तो क्रिकेट फीवर के साथ की है, लेकिन भारतीय बाजार ने भी कल धुआंधार तेजी और बढ़िया मजबूती दिखाई। आज का सेशन कैसा होगा इस पर भी नजर रखेंगे। और शुरुआत वैसे तो अजय विदेशी बाजार से, जैसे आपने कह ही दिया है, कोई ट्रिगर्स खास थे नहीं क्योंकि अमेरिकी बाजार से हमारे पास कोई सेंटिमेंट्स नहीं आ रहे थे। एशियाई बाजार डेट सीलिंग डील की जो वोटिंग है उससे ठीक पहले मिला जुला ट्रेंड दिखा रहा है। जी हाँ, एशिया में कुछ खास ट्रिगर नहीं है। इस वीक एशिया में बहुत सारा इकोनॉमिक डेटा आएगा, मैन्युफैक्चरिंग डेटा आएगा, चाइना का पीएमआई, वो ज़्यादातर मेटल पैक को इम्पैक्ट करता है। बहुत सारे सेंट्रल बैंक्स, थाईलैंड सेंट्रल बैंक, साउथ कोरिया, बहुत सारे सेंट्रल बैंक्स अपने रेट डिसीजन पे लेंगे, उस पर बाजार की मामूली नज़र रहेगी। बहुत बड़ा फैक्टर नहीं है, लेकिन फिर भी इन्फ्लेशन डेटा, सेंट्रल बैंक का डेटा रहेगा, उस पर नज़र रहेगी। लेकिन हाँ, फिलहाल यूएस मार्केट्स और ग्लोबल मार्केट्स का देखा जाएगा क्यूज, तो वो स्टेबल क्यूज हैं, कोई बहुत बड़ा अभी मॉनिटरेबल आपको ग्लोबल मार्केट से नहीं मिला। तो सारा फोकस इस समय इंडियन मार्केट पर है। ओके, तो इंडियन मार्केट का ही रुख करते हो अजय। कल तो हमने देखा हर तरफ चौतरफा खरीदारी देखने को मिली। और सबसे अच्छी बात तो ये थी कि फर्स्ट हाफ में जो तेजी शुरू हुई थी, सेकंड हाफ में भी वो तेजी सस्टेन्ड रही। देखिए, अगर आप कल ऑफकोर्स भारतीय मार्केट तो ब्रेकआउट फेज में है। अगर आप देखें इंट्राडे बैंक निफ्टी और निफ्टी का, तो इंट्राडे में कहीं भी कोई कमजोरी आती हुई नजर नहीं आई। पहले हम गैप अप खुले और हमने बल्क अपना जो गेन है वो छोड़ा नहीं है कहीं भी, तो कहीं भी बहुत बड़ी कमजोरी का दिन नहीं दिखाई दिया आपको। तो ये ब्रेकआउट टाइप का फेज है। 18 महीने के रेंज के बाद अब हम ब्रेकआउट दे रहे हैं। वो ब्रेकआउट लेड है, उसकी लीडरशिप आ रही है बैंक से। लेकिन अब हम बात करेंगे इस बारे में कि निफ्टी में भी जो 3-4 स्टॉक हैं बड़े, जो अभी अपने 50 वीक हाई से नीचे हैं, इन्फोसिस नीचे है, आपका रिलायंस नीचे, उनका भी कंट्रीब्यूशन आना शुरू हुआ है, उससे मदद मिलेगी। लेकिन कुल मिला के देखा जाए तो लीडरशिप बैंक से आ रही है। और सारे बैंक से अगर आप देखें, कल एक खास बात ये दिखाई दी, एक हफ्ते की तेजी के बाद आपको आईटी स्टॉक्स में थोड़ी कमजोरी नजर आई। अगर आप चारों बड़े दिग्गज देख लें तो आपको थोड़ी सी कमजोरी नजर आई। ये थोड़ा सा दबाव बना रहे हैं बाजार पे, लेकिन अभी जिस हिसाब से लिक्विडिटी आ रही है, एफआई के फ्लोज मजबूत हैं। अगर आप ब्रॉडर मार्केट्स में देखें, एडवांस डिक्लाइन बहुत जबरदस्त तरीके से ब्रॉडर मार्केट को फेवर कर रहा था। तो ऐसा नहीं है कि प्योरली लार्ज कैप लेड मूव है, ये बहुत अच्छा पार्टिसिपेशन इस मूव के अंदर आ रहा। अब क्या देखने वाली बात है कि हम थोड़े से रेजिस्टेंस जोन में आ रहे हैं। अभी हम लोग करीब 280 पॉइंट दूर हैं अपने ऑल टाइम हाई से निफ्टी में। वहां पहुंचने के लिए हमें थोड़ा रेजिस्टेंस जोन मिल सकता है। करंट लेवल पे जो है 18,700 के आसपास, 18,886 के आसपास न्यू हाई है। तो अगर हम 1-2 दिन यहाँ पे बिताते हैं, उसके बाद भागते हैं से, तो भी पॉसिबल, लेकिन बहुत दिक्कत वाली बात नहीं होगी। न्यू हाई इन साइट आपको नजर आ रहा है। आइए आपको बैंक निफ्टी का चार्ट भी दिखाते हैं। वहां तो 44,500 जिसके टारगेट्स हमारे पैनलिस्ट एक हफ्ते के दे रहे थे, वो ऑलमोस्ट आ ही गया है। 44,440 देखे कल। जी हाँ, कल का हाई अगर आप देखिए तो 44,485 है। तो ये जो 44,500 वाला जोन है वो थोड़ा सा रेजिस्टेंस पेशा हो सकती है, वहां पे दिखाई दे सकती है। लेकिन अपमूव अभी भी जारी है। या तो आप अपनी लॉन्ग पोजीशंस को होल्ड करें और नई पोजीशंस के लिए
पुल बैक में कोई भी पुल बैक आपको इंट्राडे मिलता है तो उसके अंदर एंटर करिए। ब्रॉडर मार्केट्स में मार्केट रिलेटेड स्टॉक्स, ब्रोकरेज स्टॉक्स, एएमसी स्टॉक चल रहे थे। आपको मिड कैप स्मॉल कैप में एमएसएमई लेंडर्स, होम फाइनेंसिंग स्टॉक्स नजर आए। इनफैक्ट मिड कैप आईटी चल रहा था, भले ही लार्ज कैप आईटी ना चल रहा हो। तो एक बहुत बढ़िया मजबूत ब्रॉडर मार्केट सपोर्ट था बाजार को, जो हमें कल नजर आया। लेकिन आगे बढ़ते हैं और डिम्पी से जानते हैं कि फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में किस तरह के लेवल्स पे काम हो रहा है, एफआईएस क्या कर रहे हैं। कैश में तो लगातार बाइंग कर रहे हैं, फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में क्या कर रहे हैं। डिम्पी, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग अजय। अगर आप कल फ्यूचर एंड ऑप्शंस के देखें तो कल वैसे गैप मिला, लेकिन गैप के बाद लोगों ने थोड़ा आराम ही किया है। लोगों ने कल कुछ खास काम नहीं किया निफ्टी और बैंक निफ्टी के अंदर। वो आपको कैसे पता लगा? वो आपको पता लगेगा ओपन इंटरेस्ट से। अगर आप देखेंगे तो कल आधे % का भी ओपन इंटरेस्ट निफ्टी के अंदर नहीं था। हालांकि ताज़ा खरीदारी होती हुई हमको दिखी है। ये 99 पॉइंट की जो बढ़त है, इसने मार्केट को ओवरऑल स्ट्रेंथ दी है। एक और चीज़ मैं कल बोलूँगा कि कल निफ्टी ने अपने 18,500 के ऊपर न केवल पार किया बल्कि क्लोज भी किया। ये 2023 का अब तक का सबसे इंपॉर्टेंट लेवल है और हाईएस्ट लेवल भी है। इसलिए थोड़ा डाइजेशन के लिए या कंसोलिडेशन के लिए बाजार यहां पे आके रुक सकता है, क्योंकि अभी आपके पास यूएस मार्केट्स के भी संकेत नहीं है। जो काम होगा एशिया से हो रहा है। आते फिर आपको ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल पे 400-500 अभी एक सपोर्ट की तरह काम और 700-800 एक रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा और 887 जो है वो लेवल, वो हमारा ऑल टाइम हाई है। आते बैंक निफ्टी पर कल क्या हुआ? बैंक निफ्टी पे भी यही हुआ है। कल हल्की सी शॉर्ट कवरिंग हुई है -83 पॉइंट के साथ। तो इसका भी आप देखेंगे 1% का भी ओआई नहीं बना है। इसका मतलब ये है कि कल मार्केट ने जो गैप किया था उसके बाद से गैप के बाद फर्दर एडिशंस तो नहीं हुई हैं। इसलिए मार्केट ने कल ऐसे लोगों के स्टॉप लॉसेस कटवाए जो हाई का स्टॉप लॉस लगा के बैठे थे या जो 18,500 का स्टॉप लगा के बैठे थे। उसके बाद जो फॉलो इन बाइंग है सेकंड हाफ में, वो हमको नहीं आती हुई दिखी है। आज का दिन रियल टेस्ट के तौर पर होगा। आते पुट कॉल रेशियो वो स्ट्रांग है, काफी स्ट्रांग है। और अगर आप मेरे से पूछेंगे कि मार्केट पीसीआर के हिसाब से ओवरबॉट है, तो मेरा जवाब है ना, क्योंकि ओवरबॉट होने के लिए कम से कम इसको 1.5 के ऊपर जाना होगा। और अभी बैंक निफ्टी और निफ्टी दोनों का पीसीआर 1.3 और 1.10 है। विक्स वॉलेटिलिटी इंडेक्स 3.5% ही कल बढ़ा। कल हमने ऑल टाइम हाई भी लगाया, थोड़ा सा विक्स बढ़ा। विक्स की 11 से 13.5 तक की कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। ये मैं कई दिनों से आपके सामने बात कर रहा हूं। जब तक 13.5 14 पार नहीं होता या फिर 11 के नीचे नहीं खिसक सकता, तब तक इसमें कुछ भी नहीं होगा। आपको जो करना आप कीजिए, मार्केट आपको अलाउ कर देगा। 29 तारीख का यानी कि कल का जो F&O का डाटा है, उसमें एक पॉइंट हमने नोटिस किया जो थोड़ा सा हमको लग रहा है कि साइडवेज कर देगा बाजार को। वो है इंडेक्स ऑप्शंस का डाटा। 11,000 करोड़ रुपए की सेलिंग कल फिर से उनकी तरफ से होती हुई दिखी है। ये एक नए लेवल के अचीव होने के बाद होती है, ये कोई नया आंकड़ा नहीं है। इसलिए हम कह रहे हैं कि कंसोलिडेशन होगा मार्केट के अंदर। कोई भी वीकनेस के साइन अभी तक तो नहीं दिख रहे हैं। आते हैं रिटेल्स ने कल क्या किया? कल उन्होंने थोड़ा फ्यूचर और कॉल्स को खरीदा है। एफआईज ने कल थोड़ा फ्यूचर्स को बेचा है। कल एक चर्निंग हुई है। और उसके बाद अगर हम ऑप्शंस का डाटा चेक करेंगे तो 18,500 की कॉल थोड़ी एक्टिव कॉल्स हो गई हैं, कॉल पुट, वहां पे थोड़ी शॉर्ट कवरिंग आई है। इसका मतलब मार्केट्स में ग्रिप काफी अच्छी है और मंदड़िए अभी छोड़ छोड़ के भाग रहे हैं बाजार को। अभी तो तेजड़ियों का ही मार्केट चल रहा है। 44,500 बैंक का जो ऑप्शंस का डाटा है, वहां पे हल्की सी हमने खरीदारी और थोड़ी बिकवाली आती दिखी है। देखिए बैंक निफ्टी को ना थोड़ा और दम लगाना होगा, नहीं तो बैंक निफ्टी क्या करेगा कि एक बार रीटेस्ट करवा सकता है आपको 44,152, क्योंकि वो बहुत ही लाइट सीरीज के साथ गया है। सिर्फ 83,000 कॉन्ट्रैक्ट के साथ उसने ATH लगा दिया। रही बात एफआईज लॉन्ग की, 60% वो लॉन्ग पोजीशंस अभी भी लेके बैठे हैं, कल से जस्ट 1 पॉइंट कम है। और रिटेल की लॉन्ग पोजीशंस है 46% और 54% शॉर्ट लेके बैठे हैं। कुछ खरीदारी और बिकवाली वाले शेयर्स भी हमने निकाले, वो आपकी स्क्रीन पर आ जाएंगे। ये तो बात ठीक हो गई डिम्पी बाबू, लेकिन ये बताइए कल आप ऑफिस से जल्दी चले गए थे, कोई मुझे बता रहा था। पूरी तैयारी थी, कोल्ड ड्रिंक पॉपकॉर्न लेके मैच के पूरे मजे लूटे आपने लग रहा है। नहीं, मैं ऑफिस से जल्दी तो नहीं गया था। हाँ, लेकिन मैं बार बार मैच शुरू होने से पहले टीवी को ऑन ऑफ करके देख रहा था कि शुरू तो हो गया है, कहीं लेट तो नहीं हो रहे, हम कहीं लेट हो रहे हैं। अच्छा जी, कौन सी टीम को बेट कर रहे थे आप, किस तरफ? गुजरात टाइटन या चेन्नई? मैं तो चेन्नई सुपर किंग्स और खासकर धोनी का बहुत बड़ा फैन हूँ। हाँ, धोनी का फैन तो कोई भी ऐसा कौन हो सकता है जो नहीं है। और वैसे भी डिम्पी हमारे चार्ट्स फॉलो करते हैं, चार्ट्स देखते हैं, विनिंग ट्रेड चलते हुए जहाँ मोमेंटम है, और धोनी के साथ तो बहुत मजबूत मोमेंटम है।
इनफैक्ट हमारे साथ किरण जानी और वैशाली भी जुड़ चुकी हैं। जेंटलमैन और लेडी, गुड मॉर्निंग, बहुत बहुत शुक्रिया। वैशाली, चलिए आपसे शुरुआत करते हैं। मैच देखा आपने? किसको, कौन सी टीम को बैक करती हैं? गुड मॉर्निंग। एक्चुअली मैं बेट नहीं कर रही थी, बट वेल आई एंजॉयड द फर्स्ट पार्ट। दूसरा भाग नहीं देखा। अच्छा, किरण आपने? I have watched entire match. क्या बात है। आपका फेवरेट प्लेयर कौन था? So वैसे of course MST is there, तो उसके साथ हम कंपैरिजन नहीं कर रहे थे, लेकिन यंग टैलेंट लाइक शुभम गिल एंड द दुबे बोथ आर द फेवरेट प्लेयर। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं और अब हम बाजार की बात करते हैं, लेवल्स। वैशाली, जैसा डिम्पी और हम बात कर रहे थे कि हालांकि मोमेंटम तो अभी बाजार में तेज है, लेकिन कहीं ना कहीं अब हम छोटे छोटे रेजिस्टेंसेस के करीब भी पहुंच रहे हैं। देखिए 280 पॉइंट निफ्टी दूर रह गया है और बैंक निफ्टी तो नई टेरिटरी में है ही है 44,500 की। लेकिन आगे जाने के लिए क्या एक आध सेशन हमें समय यहीं बिताना पड़ेगा, या तेजी जो है अब अच्छी खासी है, अभी न्यू हाई जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम? मेरे ख्याल से ये रैली चलती रहेगी जब तक 18,500 इंटैक्ट है। एंड लाइकवाइज बैंक निफ्टी आल्सो नियर टर्म अभी 43,800 के सपोर्ट के साथ लिया जाए और 45,200 के टारगेट्स आर ओपन। सो व्यू अभी भी पॉजिटिव है। अगर हम ये सपोर्ट लेवल्स तोड़ते हैं, देन मे बी इंडेक्स लेवल में ब्रीदर आ सकता है एंड थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग देख सकते हैं। ट्रेड स्ट्रैटेजी इस वक्त वैशाली की तरफ से। किरण, आप भी बताइए क्या स्ट्रैटेजी बना रहे हैं? भारतीय बाजार 18 महीने की रेंज के ब्रेकआउट दिखा चुका है। हमने देखा बैंक निफ्टी और निफ्टी की तरफ से आउट परफॉर्मेंस। बैंक निफ्टी की आउट परफॉर्मेंस तो थी ही, निफ्टी आगे बढ़ने की भी कोशिश कर रहा था। मॉर्निंग। सो ओवरऑल अगर हम डेटा को एक बाय वन देखें, तो कहीं ना कहीं डेरिवेटिव्स में जिस तरह के डेटा है और कैश मार्केट में जिस तरह से डेटा है, तो कैश मार्केट में हमने देखा है कि एफआईआई पूरे महीने में बाइंग की हुई है। ऑलमोस्ट 21,000 करोड़ की बाइंग कैश मार्केट में हमने देखी है। कहीं ना कहीं अगर आप फ्यूचर्स के डेटा देखोगे तो कल शॉर्ट बिल्टअप हुआ है फ्यूचर इंडेक्स के अंदर, लेकिन साइड बाय साइड लॉन्ग बिल्डअप भी हुआ है। हमने 3,000 लॉट लॉन्ग साइड ऐड किए हैं और 5,000 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट साइड ऐड किए हैं। और अगर आप ऑप्शंस का डेटा देखोगे तो कॉल राइटिंग कल जम के हुई है, 1 लाख लॉट की राइटिंग हुई है। और कहीं ना कहीं पुट राइटर्स है वो 64,000 लॉट के, क्योंकि कल हमने देखा था कि मार्केट जैसे ही ओपन हुआ वहां से थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग आया। स्टार्टिंग में ही मिड कैप ने अपना पूरा गेम वाइप अप कर दिया, इसकी वजह से कॉन्फिडेंस लोगों को नहीं आया। बट अभी भी टेक्निकली हम देखें तो जैसे आपने बताया कि 6 महीने की रेंज को ब्रेकआउट किया है। निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों के पीसीआर रेशियो अगर हम देखें तो 1 के ऊपर ट्रेड कर रहे हैं और ये बुलिश जोन के अंदर ट्रेड कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये रैली कंटिन्यू रह सकती है। एवरीवन इज लुकिंग नेगेटिव कैंडलस्टिक्स पैटर्न ऑन डेली चार्ट निफ्टी एंड बैंक निफ्टी, बट कहीं ना कहीं आप अगर इंट्राडे चार्ट्स दोनों को देखोगे तो वहां पे अभी तक नेगेटिव डाइवर्जन प्लॉट नहीं हुआ है। तो कोई भी डिप आता है तो वी वुड लाइक टू गो लॉन्ग। अगर मैं निफ्टी की बात करूं तो 18,600 18,700 के ऊपर कॉल राइटिंग काफी अच्छी तरह से हुई है, लेकिन कहीं ना कहीं आप देखोगे तो 18,400 18,500 के ऊपर भी 1.5 लाख से प्लस पुट राइटर्स खड़े हुए हैं। तो कोई भी डिप आज अगर मिलता है हमें, से फॉर एग्जांपल 18,500 18,450, तो दैट वुड बी द बाइंग जोन। हमें लग रहा है कि आने वाले समय में 18,760 18,800 का टारगेट आ सकता है। और एक पोजिशनल स्टॉप लॉस जो हम फॉलो कर रहे हैं वो 18,380 का है। तो आई एम रिपीटिंग अगेन, कोई भी डिप आता है 18,450 18,500 इट्स अ बाइंग जोन। 18,380 के स्टॉप लॉस है, बाई कीजिए। ऊपर में 18,800 तक के टारगेट आपको देखने को मिलेंगे। सिमिलर बैंक निफ्टी में अगर हम बात करें तो बैंक निफ्टी में अब तक का जो ऑल टाइम हाई था वो 44,150 के करीब था। हमने देखा कि उसको क्रॉस नहीं कर रहा था, कल क्रॉस करती एक शॉर्ट कवरिंग आई। कहीं ना कहीं ये शॉर्ट कवरिंग हमने 44,500 के आसपास सस्टेन हुई देखी है। अब कल मार्केट काफी टाइम 44,500 के नीचे रहा, फिर भी 44,500 के पुट राइटर्स में एक अच्छा कॉन्फिडेंस दिखा। 56,000 लॉट्स में से 51,000 कल ही ऐड हुए। तो कहीं ना कहीं आज लग रहा है कि बैंक निफ्टी इस वीक में एक बार आउट परफॉर्म करना चाहिए। सो बैंक निफ्टी में अगर कोई भी डिप आता है 44,150 तक, तो दैट ड्रीम टू बाई, आप लॉन्ग करके जा सकते हो। 44,600 हमारा नियर टर्म टारगेट रहेगा। एज अ स्टॉप लॉस आप 43,900 मेंटेन कीजिए। सो दोनों इंडाइसेस में क्लियर कट बाय ऑन डिप्स की ही हम स्ट्रैटेजी फॉलो कर रहे हैं। ठीक है, एक बात तो बिल्कुल ठीक है कि वैशाली और किरण अभी भी काफ़ी बुलिश है। उनको लगता है कि मार्केट के अंदर जो डिप आएगा उसको बॉट किया जाए। दूसरा, किरण की बात सुन के ऐसा लग रहा है कि बैंक निफ्टी में अपॉर्चुनिटी आपको जल्दी मिलेगी बनस्पत निफ्टी के। तो इसलिए आप 43,900 44,000 वाले लेवल को ध्यान रखिएगा। ये आपके लिए एक एंट्री पॉइंट हो सकता है। यहीं पर एक स्टॉप लॉस भी है नियर बाय का, और उसके बाद आपको वापस से एक तेज़ी मिल सकती है। किरण, आपसे मैं कुछ ट्रेडिंग कॉल्स भी जानूंगा। पहले जरा वैशाली से उनकी ट्रेडिंग कॉल्स ले लेते हैं। वैशाली, गुड मॉर्निंग, आपके आज के ट्रेडिंग कॉल्स। वेरी गुड मॉर्निंग। ट्रेडिंग कॉल्स में कल देखा कि M&M फाइनेंस जो ट्रेंड इंटैक्ट है, थोड़ा कंसोलिडेशन हुआ है चंद दिनों में एंड दोबारा एक न्यू राउंड ऑफ मोमेंटम शुरू हुआ है। सो 282 के स्टॉप लॉस के साथ 300 का ट्रेडिंग टारगेट रहेगा।
और दूसरा था इरकॉन, जिसमें सिमिलर ट्रेडिंग चार्टिकल पैटर्न है। गुड अप ट्रेंड, कंसोलिडेशन के बाद दोबारा वॉल्यूम भी पिकअप हो रहा है एंड मोमेंटम हैज बिगन। सो 80 के स्टॉप लॉस के साथ 90 का टारगेट। तो चलिए वैशाली की तरफ से ये दो ट्रेडिंग कॉल्स और खरीदारी का रुख का इंडेक्स स्पेसिफिक भी इस वक्त और साथ ही स्टॉक स्पेसिफिक भी आप ट्रेडिंग आइडियाज देख रहे हैं। किरण आप बताइए आपकी तरफ से आज स्टॉक स्पेसिफिक कॉल्स क्या होंगे? सो दो कॉल है, दोनों एक बीट एंड डाउन सेक्टर से और रिसेंटली वो दोनों सेक्टर ने एक आउट परफॉर्मेंस देना चालू किया। तो आईटी एंड फार्मा इन सेक्टर्स के अंदर से हमारा कॉल है। सो पहला है मिड कैप आईटी मास्टेक की। अगर हम बात करें तो डेली चार्ट के ऊपर असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न ब्रेकआउट हमें देखने को मिला। कहीं ना कहीं 1900 के आसपास ब्रेकआउट आया था। उसके बाद हमने देखा कि स्टॉक ऊपर में 2100 तक गया। वापस अभी मास्टेक 2000 के आसपास अपने प्रीवियस ब्रेकआउट लेवल के आसपास ट्रेड कर रहा है। सो कहीं ना कहीं स्ट्रॉन्ग पैटर्न है। 2010-2020 के आसपास कल की सेटलमेंट थी, हम लॉन्ग करके जाएंगे। 2080 का हमारा टारगेट है और 1980 एज अ स्टॉप लॉस हम मेंटेन करेंगे। नेक्स्ट जो कॉल है वो लालपत लैब है। लालपत लैब में भी आप देखोगे तो डेली चार्ट पे एक इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न ब्रेकआउट हमें देखने को मिला था। उसके बाद ये स्टॉक भी 2100 तक गया था। वापस अपनी कल हमने देखा कि जो अपनी प्रीवियस लेवल जो ब्रेकआउट लेवल थे कहीं ना कहीं 2045 तक ये स्टॉक आया है। सो हम लॉन्ग करके जाएंगे। ऊपर में हम देखेंगे तो 2080 तक के हमारे टारगेट है। 1980 इसमें भी हम ऐसा स्टॉप लॉस मेंटेन करेंगे। तो जैसे कि हमने आपको बताया भी कि ऑफ कोर्स आईटी पैक कल परफॉर्म नहीं कर रहा था, लेकिन मिड कैप आईटी में कुछ चुनिंदा काउंटर्स थे जहां पर अच्छा एक्शन भी नजर आया था। उनमें से एक इनफैक्ट कंप्यूटर सॉफ्टवेयर कंसल्टिंग मास्टेक और साथ ही लेबोरेटरी डायग्नोस्टिक स्पेस से डॉक्टर लालपत लैब। 4 कॉल्स आपके लिए हमारे टेक्निकल एक्सपर्ट्स की तरफ से खरीदारी की राय यहाँ पर स्टॉक्स पर आती हुई। इन स्टॉक्स को भी वॉच आउट करेंगे जब बाजार खुलेंगे। लेकिन त्रिमूर्ति शेयर्स बताने के लिए हमारे साथ अब शरद जुड़ गए हैं। 3 शेयर्स, उनसे जुड़ी खबर और क्या रिएक्शन आज के बाजार में दिख सकता है, शरद हमें बताएंगे। शरद बताइए आप। गुड मॉर्निंग। जी बिल्कुल, सबसे पहले जो है फोकस में रहने वाला है JSW एनर्जी और यहाँ पे JSW ग्रुप जो है कॉन्टेम्पलेट कर रही है कि माइनॉरिटी स्टेक वो बेचे JSW नियो एनर्जी में। अब याद रखिए JSW नियो एनर्जी जो होली ओन्ड सब्सिडरी है JSW एनर्जी का और इस कैपिटल रेज में है लगभग $500 मिलियन जो है JSW ग्रुप रेज कर सकती है और TPG जो है इसके अमंग्स द बिडर्स हैं इस स्टेक को अक्वायर करने के लिए। इसके अलावा जो है डील स्पेसिफिक अगर बात करें तो स्टॉक्स जो फोकस में रहेंगे वो सबसे पहले आता है SME स्पेस से रीमस फार्मा जो हाल ही में लिस्टिंग हुआ है और यहाँ पे नीजन कैपिटल सर्विसेज ने लगभग 34,000 शेयर्स की एक्विजिशन की है। ग्रेविटा इंडिया भी फोकस में रहने वाला है। यहाँ पे प्रमोटर ने ऑलमोस्ट 4.6% स्टेक जिसका वैल्यू 161 करोड़ रुपीस आता है वो उन्होंने बिकवाली की है। नोमुरा ने बायर है इस डील में और क्लीन साइंस भी जो है प्रमोटर ने लगभग 8.8 लाख शेयर्स की सेलिंग की है जो तब्दील होता है 0.8% स्टेक का। तीसरा स्टॉक रहेगा त्रिमूर्ति में वो है आपका आदित्य बिरला कैपिटल और आदित्य बिरला ग्रुप जो है कॉन्टेम्पलेट कर रहे हैं कि QIP इशू द्वारा जो है लगभग 3,000 करोड़ रेस कर सकते हैं स्टेक सेल में आदित्य बिरला कैपिटल के और इसमें जो इंटरेस्ट जो दिखाया गया है वो है ADIA से, अदर सोवरेन फंड से और याद रखिएगा जो प्रमोटर्स हैं ऑलमोस्ट 71% स्टेक होल्ड कर रहे हैं और जो डाइल्यूशन का आंकड़ा है वो लगभग 5 से लेकर 7% का स्टेक का है और पिछले साल जो है ADIA ने ऑलरेडी 10% स्टेक जो है आदित्य बिरला हेल्थ इंश्योरेंस में वो 665 करोड़ पे जो है ये डील कर ली थी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। बाजार में कई लोगों का मानना है कि NBFC स्टॉक्स में आदित्य बिरला कैपिटल में वैल्यूएशन बहुत सपोर्टिव है और बड़े दिग्गज इन्वेस्टर्स इस स्टॉक के अंदर आते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन मैं बात करना चाहूंगा इस समय JSW एनर्जी की। JSW एनर्जी में सेकंड राउंड शुरू होता हुआ नजर आ रहा है। देखिए आप खबरें क्या आ रही हैं। आज खबर ये है कि JSW एनर्जी की जो सब्सिडरी है, जो रिन्यूएबल्स की सब्सिडरी है, उसमें कुछ $500 मिलियन का मोनेटाइजेशन होगा। तो ये रीरेट कर सकता है क्या स्टॉक को? जरा देखिए 252-53 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहा है ये स्टॉक। पिछले एक हफ्ते में करीब 5% चला है। इसके ऊपर हम बातचीत करेंगे, लेकिन हमारे मैनेजिंग डायरेक्टर हमारे साथ जुड़ रहे हैं स्टूडियोज के अंदर, उनसे बाजार की बातचीत और क्रिकेट की बातचीत भी करते हैं। गुड मॉर्निंग निकुंज। निकुंज, आपने कल IPL पे नजर डाली? जी देखिए 10 बजे तक उठा हुआ था। हाँ मुझे पता है, कल आप फाइनेंस मिनिस्ट्री से मिलने गए थे शाम। जी कल एक शाम को उन्होंने एक बॉम्बे में एक छोटी सी प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी थी, मिलने का मौका मिला था। तो क्या बात कर रहे हैं वहाँ मेरे हिसाब से ज्यादा एक्शन रहा होगा। नहीं जो मैच की अलग ही मैच, पूरा मैच देखा नहीं मैंने। 10 बजे मैं भाई जब बारिश हुई थी मैं अपने मुन्ना साहब के साथ बैठा हुआ था और जब बारिश हुई तो लगा गेम वॉश आउट हो जाएगा।
तो फिर अब जब गेम वॉश आउट हो जाएगा तो ये था जल्दी सो जाते हैं, उनको सुबह स्कूल जाना था, मुझे दफ्तर आना था। अब मैच चालू होता है नहीं होता है, बैठे रहो गाने सुनते रहो तो क्या फायदा। फर्स्ट हाफ देखा आपने? नहीं, फर्स्ट हाफ में प्रेस कॉन्फ्रेंस में गया हुआ था, आई मिस द मैच एक्चुअली, आई मिस द मैच बट आई डिड सी द स्कोर इन द मॉर्निंग। लेकिन चेन्नई सुपर किंग्स आपके पुराने, आपको पसंद है वो टीम? इसको पसंद नहीं है वो टीम। देखिए कि चेन्नई सुपर किंग में धोनी के नेतृत्व में जो हो रहा है वो क्या बताता है, द लीडरशिप मैटर्स। बिल्कुल राइट। नंबर 2, फॉर्म इज टेम्पररी, क्लास इज परमानेंट। वही भारतीय शेयर बाजार में होता है कि जो भारतीय शेयर बाजार का फॉर्म था, हो सकता है 2022 में इधर उधर रहा, हो सकता है पिछले 4-5 महीने के अंदर आपको थोड़ा ढिलाई देखने को मिली, मगर क्लास जो इंडियन मार्केट की है वो परमानेंट है। और क्लास क्या है? जैसे क्रिकेट के अंदर हम बोलते हैं क्लास इज अ फंक्शन ऑफ टेक्निक, योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द गेम, द टैलेंट व्हाट यू हैव। तो इंडिया में क्रिकेट टर्मिनोलॉजी में बात करें तीनों है वो। हमारे अंदर क्यों क्लास है? बिकॉज यहाँ पे कंपनीज अच्छी हैं। हमारे अंदर क्यों टैलेंट है? बिकॉज यहाँ पे एंटरप्रेन्योरशिप बिल्ड चल रहा है। और हमारे अंदर क्यों यहाँ पर स्किल है? और यहाँ पे स्किल है और यहाँ पर स्केल है। तो कुल मिलाकर के जो फैक्टर्स क्रिकेट में अप्लाई करते हैं वो इंडियन मार्केट और इंडियन इकोनॉमी में भी अप्लाई करते हैं। तो अभी ये बताइए कि कहाँ पे नजर है निकुंज आपकी? ये निफ्टी थोड़ा 300 पॉइंट दूर है, बैंक निफ्टी ऑलरेडी ब्रेकआउट कर चुका है, पर लगता है पीछे से वो भी बढ़ेगा। देखिए बैंक निफ्टी एक टाइम जब ऑल टाइम हाई आप बना लेते हैं उसके बाद इतनी जल्दी आप रुकते नहीं हैं। ये हमने इतिहास में हमेशा देखा है कि मार्केट ऑल टाइम हाई बनाने के बाद अचानक रिवर्स नहीं करता, जो हमने देखा है सीखा है। तो ऑल टाइम हाई के बाद एक आप ब्लू स्काई टेरिटरी में आ जाते हैं, जिसके बाद हो सकता है मार्केट अभी रुके नहीं और मार्केट और बढ़ता रहे। सेकेंड, निफ्टी अब 300 पॉइंट दूर है, तो एक औपचारिकता है कि निफ्टी कितनी जल्दी और कहां पर जाकर के ऑल टाइम हाई बनाएगा। मजे की बात यह है कि 3 बड़े दिग्गज शेयर इस समय चल नहीं रहे हैं, रिलायंस, ONGC, रिलायंस, HDFC बैंक और कुछ हद तक मैं बोलूँगा HDFC बैंक और SBI, 4 बड़े शेयर चल नहीं रहे हैं। उसके बाद भी निफ्टी ऑल टाइम हाई से ज़्यादा दूर नहीं है। तो मुझे कोई बड़ी समस्या नहीं लगती है मार्केट में। मार्केट का रुख परिवर्तन मुझे नहीं होता हुआ दिखता है। इस मार्केट के अंदर सिंपल स्ट्रैटेजी रखनी चाहिए कि आप बुलिश हैं तो बुलिश रहिए। इस समय जल्दीबाजी से बेचना नहीं चाहिए। मार्केट के अंदर जो रैलीज आती हैं वह काफ़ी साल में 1 या 2 बड़ी रैली आती हैं और 1 या 2 बड़े सेल ऑफ आते हैं। मगर आप अगर उस रैली में मैक्सिमाइजेशन करना चाहते हैं, मैक्सिमम प्रॉफिट्स बनाना चाहते हैं, तो आपको रैली में टिके रहना चाहिए। जस्ट बिकॉज मार्केट्स हैव गॉन हायर डज नॉट मीन इट विल कम डाउन, मेरा ये मानना है। दैट्स राइट निकुंज। और इनफैक्ट निफ्टी, बैंक निफ्टी और हैवी वेट्स की मजबूती तो हमने देखी, लेकिन बड़े दिग्गज प्लेयर से इतर अगर हम देखें मिड कैप स्मॉल कैप में जिस तरह का कामकाज इस वक्त हो रहा है, कौन से स्पेसेस हैं जो कि इस वक्त आपको पॉजिटिव नजर आ रहे हैं? कहाँ पर निवेश का नजर या फिर बनाना चाहिए? देखिए ऐसे कोई थीम आज जहन में नहीं आ रहा है। मतलब कई बार आता है कि आपको थीम होता है। नहीं, रियल एस्टेट हम कई बार कर चुके हैं। मतलब रियल एस्टेट में क्रिस वुड साहब भी आए थे, वो काफी बुलिश बोल करके गए थे। तो ऐसा कोई बड़ा थीम मुझे जहन में नहीं आ रहा है जिसको बोल करके मैं बताऊं कि आज या कल का थीम हो सकता है। मगर एक जो एक्सटेंशन ऑफ थीम्स रहेंगे, मुझे लगता है एनबीएफसीज के अंदर इस समय थोड़ी तेजी देखने को मिल सकती है। आज मैं एक मॉर्गन स्टैनली की रिपोर्ट बजाज फाइनेंस पे देख रहा था कि उन्होंने टैक्टिकल आइडिया दिया अर्निंग्स को अपग्रेड करा है। तो इस पूरे मार्केट के अंदर आप मेरे से पूछे तो अगर मैं HDFC बैंक का 3 महीने का चार्ट, डायरेक्टर साहब प्लीज फायर करें, और बजाज फाइनेंस का 3 महीने का चार्ट अगर डायरेक्टर साहब फायर करें, सो द सरप्राइज स्टॉक फॉर मी एक्चुअली हैज बीन बजाज फाइनेंस। महंगा है, ओवर ओन्ड है, ग्रोथ में स्लो डाउन आ रहा है, मार्केट इस समय रोटेट कर रहा है, मगर व्हेन फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स आर बैक, उन्होंने HDFC बैंक में निवेश नहीं करा, उन्होंने बजाज फाइनेंस में निवेश करा। सो फॉर मी देखिए बजाज फाइनेंस 3 महीने में 12% ऊपर है। डायरेक्टर साहब HDFC बैंक दिखाएं, पिछले 3 महीने HDFC बैंक कहाँ गया है? थोड़े ग्राफिक आज स्लो है हमारे, कोई बात नहीं, आ जाएगा। मेरा मानना है HDFC बैंक पिछले 3 महीने में कहीं नहीं गया। एक बड़ा एक एंटी कंसेंसस टाइप व्यू है, सब चाहते हैं, सब लाइक करते हैं, सब कहते हैं HDFC बैंक लेना चाहिए। FIs भी वापस आ चुके हैं। द फर्स्ट पोर्ट ऑफ कॉल इज कि वह पहले HDFC बैंक लेंगे, फिर रिलायंस लेंगे, फिर इन्फोसिस लेंगे। कई लोग तीनों लेते हैं। मगर उसके बाद भी इस पूरी रैली के अंदर जो 3 दिग्गज बोलते हैं, हम कहते हैं ना जी द 3 पिलर्स, त्रिमूर्ति जो आप वर्ड यूज करते हैं, द त्रिमूर्ति फॉर फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स historically have been HDFC Bank, Reliance and Infosys. They have not participated. Bajaj Finance में देखिए एक महंगी होने के बावजूद भी हमने देखा आउट परफॉर्मेंस है। सो फॉर मी दैट हैज बीन द सरप्राइज स्टॉक ऑफ दिस समर रैली।
देखो सर, यहीं से मेरा क्वेश्चन शुरू होता है। ये फर्स्ट हाफ में कैलेंडर ईयर के तो एफआईज काफ़ी आए और मार्केट ने ETH यानी कि ऑल टाइम हाई लगाया। ये सेकंड हाफ में भी एफआईज मार्केट के अंदर रहेंगे सर? ये इलेक्शन ईयर है। और दूसरा, अभी आप बता रहे थे कि 2-3 शेयर्स में भी पैसा गया नहीं, रिलायंस में गया नहीं, HDFC में गया नहीं, तो ये चर्निंग आ सकती है सर? कितने चांसेस हैं इसके? डिम्पी देखिए, प्रिडिक्टिंग फ्लोज इज लाइक प्रिडिक्टिंग वेदर। कल मैच में किसी को नहीं पता था बारिश होगी, फिर बारिश हुई, फिर उसके बावजूद भी मैच चला। तो प्रिडिक्टिंग फ्लोज इन द शॉर्ट टर्म इज ऑलवेज लाइक प्रिडिक्टिंग वेदर, जिसमें आप कई बार सही जा सकते हैं, कई बार सही नहीं जा सकते हैं। तो आने से 6 महीने बाद क्या होगा बोलना बहुत मुश्किल है डिम्पी। मैं कारण बता देता हूँ, मैं हेज नहीं कर रहा हूँ। देखिए, आप मुझे बता दीजिए मार्केट की वैल्यूएशंस कहाँ पर अर्निंग्स कहाँ जा रही हैं, डॉलर इंडेक्स कहाँ जा रहा है, और ग्लोबली रिस्क जो हम देखते हैं, जो रिस्क हम देखते हैं, इक्विटी प्लस प्रीमियम, रिस्क प्रीमियम जो होते हैं, वो कहाँ पर सेटल होता है। तो 6 महीने आगे बोलना कि फ्लोज आएंगे नहीं आएंगे ये बहुत मुश्किल है। मगर मेरा ये मानना है कि शॉर्ट टर्म में जो हम विजिबल देख रहे हैं, मुझे ही नहीं लगता है कि एफआई का जो पैसा है पूरा रिवर्स हुआ है। जिस प्रकार की इन्होंने बिकवाली करी थी और जिस प्रकार की इन्होंने खरीदारी करी है, आई थिंक एफआई को और खरीदारी करनी पड़ेगी, बिकॉज राइट नाउ ऑलमोस्ट एवरीबडी इज मार्केट न्यूट्रल और मार्जिनली ओवरवेट। तो इनको इंडिया में मैसिव ओवरवेट करना ही पड़ेगा, लुकिंग एट द वे हाउ द स्टैक ऑफ द इकोनॉमी इज। निकुंज, एक चीज़ की तारीफ़ें हम नहीं करते बल्कि वो तो बड़े बड़े फंड मैनेजर भी करते हैं। प्रशांत जैन कुछ दिन पहले आए थे, वो आपकी हिंदी से बड़े प्रभावित थे। उन्होंने पहली लाइन ये बोली कि आपकी हिंदी बड़ी अच्छी है। और सर एक बात बताएं, आज हिंदी पत्रकारिता दिवस भी है। 197 साल हो गए हिंदी पत्रकारिता को। सर आपका इस पर टेक क्या है? आपको लगता है कि ये कितना बड़ा डिवीज़न है और इसमें बहुत स्कोप है? क्योंकि अब आप बहुत अच्छी हिंदी बोलते भी हैं और लोगों को अच्छे से समझ भी आता है। निकुंज की नज़र इसका प्रत्यक्ष प्रमाण है। देखिए डिम्पी जी, हिंदी मेरी मातृभाषा है, हिंदी हिंदुस्तान की भाषा है। और हिंदी जो एक भाषा है, अंग्रेजी हालांकि बिजनेस लैंग्वेज है ग्लोबली, तो अंग्रेजी हम सब जानते हैं, बिकॉज दैट इज़ द आर्ट इन विच यू कम्युनिकेट व्हेन इट कम्स टू बिजनेस ट्रांजैक्शन। मगर हिंदी, मैंने जो पहले अपने जीवन में शब्द सीखे थे वो हिंदी सीखे थे। हम घर में हिंदी में बात करते हैं, हम बड़े प्राउडली हिंदी में बात करते हैं। और हिंदी पत्रकारिता जो है, आई थिंक एक प्रकार का, जो डिम्पी ने एक शब्द बोला था, मील का पत्थर, एक प्रकार का स्तंभ है जिसने हमारी डेमोक्रेसी को मेंटेन करा है। हमने जब मैं छोटा था तो हमेशा हिंदी न्यूज़पेपर पढ़ता था। जब मैं छोटा था तो जो द लाइन ऑफ कम्युनिकेशन हमेशा हिंदी होती थी। जो हमारी सीख है, जो मेरी पर्सनल सीख है, जो मैंने अपने बुजुर्गों से सीखा है, हमेशा हिंदी में सीखा है। बिल्कुल बढ़िया निकुंज, हिंदी पत्रकारिता दिवस की फिर आपको ढेरों शुभकामनाएं। शुक्रिया अपना समय हमें देने के लिए और बाजार पर अपना नजरिया हमारे साथ शेयर करने के लिए। तो निकुंज का भी नजरिया यही है कि बाजार में कोई जल्दबाजी ना करें, क्योंकि मार्केट के सेंटिमेंट्स बुलिश नजर आ रहे हैं। जहां पर निवेश अच्छा है, बैंक्स, फाइनेंशियल्स, हैवी वेट्स और कुछ तमाम दिग्गज कंपनियां, उन पर खास तौर से आपको नजर रखनी चाहिए। लेकिन चलिए आगे बढ़ते हैं। और कई सारे कह सकते हैं कि ऑफकोर्स रिजल्ट सीजन अपने लास्ट लेग में है, लेकिन जो नतीजे आ रहे हैं क्लियरली उसका इम्पैक्ट, अगर पॉजिटिव नंबर्स हैं तो फिर रिफ्लेक्ट होता हुआ पॉजिटिवली, और नतीजे जहाँ कमजोर हैं नेगेटिव रिफ्लेक्शंस भी आते हुए नजर आ रहे हैं। नतीजों पर भी विस्तार से बातचीत करेंगे, लेकिन इस बीच ब्रोकरेज हाउसेस के रिपोर्ट्स लेकर वामाक्षी हमारे साथ अब जुड़ गई हैं। उनसे समझते हैं कौन से थीम्स, कौन से सेक्टर्स और कौन से स्टॉक्स हैं जिन पर ब्रोकरेज हाउसेस की रिपोर्ट आई हैं। वामाक्षी, आप बताइए। जी बिल्कुल, शुरुआत करते हैं हम औरोबिंदो फार्मा के साथ। हम देख रहे हैं कि नतीजों के बाद काफ़ी सारे ब्रोकरेज रिपोर्ट्स आए हैं। ईबिटा मार्जिन अनुमान से थोड़ी कमज़ोर है, मगर हम देख रहे हैं कि काफ़ी अच्छी पॉजिटिव कमेंट्री आ रही है कंपनी की तरफ से। मजबूत कमेंट्री हिंट कर रही है नियर टर्म टेलविंड्स की तरफ, और इनफैक्ट पॉजिटिव मार्जिन ट्रैजेक्टरी कंपनी ने रिपोर्ट की है बढ़ते कॉस्ट के बावजूद। तो ओवरऑल अगर हम देखें, गोल्डमैन सैक्स और बैंक ऑफ अमेरिका खरीदारी की राय को बरकरार रखा है, मगर दोनों ही ब्रोकरेज हाउसेस ने अपना टारगेट प्राइस बढ़ाया है। इसके अलावा एम्बर एंटरप्राइजेस भी हमारे रेडार पर रहेगा। जेफरीज की तरफ से रिपोर्ट आ रही है और इन्होंने हाईलाइट किया है कि डोमेस्टिक एसी इंडस्ट्री मल्टी ईयर ग्रोथ के लिए काफ़ी अच्छी तरीके से पोजीशन है। पीक केपेक्स जो है वो अब पीछे रह चुका है और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड अब 19% तक
कंपनी रिपोर्ट कर पाएगी FY26 तक। तो ओवरऑल जेफरीज की तरफ से खरीदारी की राय आ रही है टारगेट प्राइस 3120 के साथ। इसके अलावा हमारी नज़र होगी रिलायंस पर। मॉर्गन स्टैनली की तरफ से रिपोर्ट है और उन्होंने हाईलाइट किया है कि मंथली मार्जिन ट्रैकर पॉइंट कर रहा है कि ऑयल टू केमिकल बिजनेस में मार्जिन रिकवरी नज़र आ सकती है। केमिकल्स एक EPS अपग्रेड साइकिल को भी ड्राइव कर सकते हैं और उनका जो एनर्जी वर्टिकल है इनफैक्ट ये एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर प्ले करेगा नेट डेट टू EBITDA 1 के नीचे रखने के लिए। इसके अलावा आखिर में हम फोकस करेंगे सफायर पर। गोल्डमैन सैक्स की तरफ से रिपोर्ट आ रही है और ये हाईलाइट कर रहे हैं कि कंपनी काफ़ी सारे हाई पोटेंशियल इनिशिएटिव्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं। मार्जिन रिकवरी फर्स्ट हाफ एक्सपेक्ट की जा रही है, KFC से अच्छा सपोर्ट मिल रहा है और ओवरऑल अगर हम देखें ग्रोथ रिकवरी सेकेंड हाफ के पहले पिकअप नहीं हो सकती है, ऐसा उनका कहना है। तो ओवरऑल गोल्डमैन सैक्स की तरफ से खरीदारी की राय आ रही है टारगेट प्राइस 1700 के साथ। ऑलराइट, ये सफायर फूड्स के चार्ट को लिखे ही डायरेक्टर साहब, देखिए सपोर्ट तो सभी जगह से मिल रहा है, सिर्फ KFC से ही नहीं, लेकिन और दूसरे ब्रांड्स भी जो हैं इनके खाने पीने के। इनफैक्ट अगर आप देखिए देश भर में ईटिंग आउट का बहुत ज़्यादा फ्लेवर हो गया है। जैसे जैसे क्रिकेट चलता रहता है, घर में कोई बनाना नहीं चाहता, या तो ऑर्डर करते हैं या फिर बाहर जाके खा लेते हैं। तो ये पूरा जो चेंज जो हो रहा है ना डेमोग्राफिक में, उसका बहुत फ़ायदा मिल रहा है। और आप देखिए अगर एक महीने का चार्ट देखें आप इसका, तो करीब 75 रुपये स्टॉक चला है, अब 1700 रुपये के टारगेट्स आ रहे हैं। वैशाली, आप इस चार्ट पे आपकी क्या व्यू है और इस कंपनी को आप भी सपोर्ट करती है? एक्चुअली यस, मैं सपोर्ट जरूर करती हूँ एंड आई थिंक ये चार्टिकली भी ठीक ठाक ही है। सो जिस तरह से ये स्टॉक चल रहा है, आई थिंक 1200 का सपोर्ट है, नियर टर्म सपोर्ट, और एक बार ये 1400 को क्रॉस करता है तो आई थिंक वी कैन सी गुड रन अप कमिंग टुवर्ड्स मे बी 1500 लेवल्स आल्सो। सो बुलिश पैटर्न है और बने रहना चाहिए। और इसके साथ साथ आप वेस्ट लाइफ देखिए जरूर, जोमेटो देखिए, सब में चल पड़ी है, तो फूड इंडस्ट्री इज पिकिंग अप। हमारे साथ नूरेश भी जुड़ रहे हैं बात करने की। नूरेश, गुड मॉर्निंग। नूरेश, आप अपनी ट्रेडिंग आइडियाज डिस्कस करें। इसके अलावा मैं देख रहा था आपने कुछ रिसर्च की है स्मॉल कैप मिड कैप इंडिसेस पर भी, अगर वो भी शेयर करना चाहें तो बहुत अच्छा रहेगा। सो करंटली यह है कि अगर हम देखें जो मिड कैप और स्मॉल कैप इंडाइसेस है, इसको दो तरीके से देख सकते हैं कि नीचे से 12-15% का बाउंस बैक हो गया अप्रैल मंथ में और सबको लग रहा है कि काफी चल गई है मार्केट। बट अगर हम देखें तो सितंबर 21 से जनवरी 2022 में जो टॉप बना था, वहां से अभी भी एक 1 to 2% नीचे है स्मॉल कैप इंडाइसेस पे। तो अभी भी 18 मंथ रिटर्न 0 है, या तो आप देख सकते हो कि अप्रैल से बाउंस है। और इसी वजह से काफी लोग झिझक रहे हैं कि अभी भी स्मॉल कैप में पार्टिसिपेट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। सो ओवरऑल अभी भी ट्रेंड पॉजिटिव है और अभी भी 18 मंथ रिटर्न अभी भी 0 है, तो यहाँ अभी भी अपॉर्चुनिटीज है ब्रॉडर मार्केट्स में। तो मेरा मानना ये है कि स्टॉक स्पेसिफिक अपॉर्चुनिटीज अभी भी है और पॉजिटिव रहना चाहिए। और जो आज के दो रिकमेंडेशंस है मेरे, वो होंगे एक लार्ज कैप और एक मिड कैप से। सबसे पहले बाय रहेगा हीरो मोटो कॉर्प पर। इसको अगर हम लॉन्ग टर्म डेटा पर देखें तो लास्ट 10 से 12 साल का रिटर्न ऑलमोस्ट 0 के तरफ है, ओनली डिविडेंड ही इसका रिटर्न बना है। और अगर हम शॉर्ट टर्म में देखें तो लास्ट 1-1.5 महीने से काफी आउट परफॉर्मेंस है निफ्टी के सामने, निफ्टी ऑटो के सामने। तो पहली बार आउट परफॉर्मेंस दिखा रहा है स्टॉक, और जब भी ऐसा होता है तो ये एक इंडिकेशन होता है कि लॉन्गर टर्म ट्रेंड चेंज होगा, और ये हमने देखा ऑटो स्टॉक्स में 1 by 1 होते हुए। सो यहाँ पे हीरो मोटोकॉर्प में मेरा शॉर्ट टर्म पहले एक्सपेक्टेशन रहेगा मूव का 3000 रुपीज तक का, बट लॉन्ग टर्म में भी ये ट्रेंड चेंज हो सकता है 2900-3000 के ऊपर सस्टेन होने पर। स्टॉप लॉस होगा 2730। दूसरा बाय रहेगा टाटा पावर पर, जहाँ पे स्टॉक ने एक मूव किया था 60 to 280 2021 में। उसके बाद लास्ट 18 महीने से एक साइडवेज और डाउनवर्ड ड्रिफ्ट का करेक्शन चला है। 260 से ऑलमोस्ट 180-200 बैंड टेस्ट हुआ, और लास्ट अगर 3-6 महीने से देखें तो रेंज था 180-200 ऑन द डाउन साइड, 215 अपसाइड पर। फाइनली कल 215 के ऊपर क्लोज हुआ है, तो एक रेंज ब्रेकआउट हो गया। तो इसका एक शॉर्ट टर्म टारगेट होगा 245, स्टॉप लॉस होगा 208। इनफैक्ट नूरेश, हीरो मोटो कॉर्प पे बाय कॉल बढ़ती जा रही हैं, और उसका एक खास रीजन ये भी बताया जा रहा है कि हीरो मोटो की जो नई गाड़ी आ रही है वो हार्ले डेविडसन के साथ में हीरो मोटो एक गाड़ी उतार रही है, जो रॉयल एनफील्ड जो भारी भरकम बड़ी गाड़ियां जो क्रूजर बाइक्स होती हैं उनको काफ़ी चैलेंज कर सकती है और काफ़ी मार्केट शेयर गेन कर सकती है। अगर आप देखें RX 40 का क्या नाम है, HDX 440, क्या ज़बरदस्त बाइक दिखाई दे रही है।
अभी आप बाइकिंग वाइकिंग करते हैं नूरेश, या समय चला गया वो? अभी तो नहीं करता, बट ये एक इंटरेस्टिंग बाइक काफी टाइम बाद निकली है क्रूजर स्पेस में। और अगर हम देखें हिस्टोरिकली, जब भी ऑटो सेक्टर में नई तेजी हुई है, जब टीवीएस मोटर्स के नए लॉन्चेस हुए, फिर महिंद्रा एंड महिंद्रा जो सेम सेक्टर में नहीं है, उसके बाद वहां पे भी एक 2021 से 23 में ये शिफ्ट दिखाई दिया। सो अब मारुति भी जैसे ट्रेंड में आ रहा है जब से न्यू लॉन्चेस हुए, तो जनरली एक कोरिलेशन देखा गया है कि ऑटो स्टॉक्स में अगर न्यू लॉन्चेस है अगले 6 से 12 महीने में, तभी उनका ट्रेंड सुधर सकता है। तो इसलिए हीरो मोटोकॉर्प एग्जैक्टली वो इंटरेस्टिंग स्पेस में बनता है कि जहाँ पे रिटर्न्स जीरो है काफी पीरियड के, मतलब ऑलमोस्ट 8-10 साल से, और अब चेंजेस दिखाई दे रहे हैं। इंटरेस्टिंग। इनफैक्ट नीचे 2200 रुपये से चलना शुरू हो गया था। अगर स्टॉक की बात करें, हमारे साथ शर्मिला जोशी भी जुड़ रही हैं। शर्मिला, आप भी ऑटोज को ट्रैक करती हैं बहुत क्लोजली। हम ऑटो स्टॉक से बाय कॉल्स की बात भी कर रहे हैं, और इनफैक्ट सिर्फ यही नहीं, अगर आप देखें ना, M&M में भी एक नई ऊर्जा सी नजर आ रही है। स्टॉक को नए दूसरे राउंड में शुरू हो रहा है, क्या आपने नजर डाली उस पर? बिल्कुल। के बाद अगर ऑटो स्पेस में 2-3 स्टॉक मुझे अच्छे लगते हैं तो उनमें महिंद्रा एंड महिंद्रा का नाम होगा। रिजल्ट्स काफी अच्छे थे, उनके आगे की प्रोडक्ट जो लाइनअप है वो भी काफी एक्साइटिंग दिख रही है। मुझे लगता है कि सभी ने एयरपोर्ट पे जो उन्होंने कुछ महीने पहले वो उनकी इलेक्ट्रिक गाड़ी डिस्प्ले की थी, वो भी सभी ने देखी ही होगी। उसका भी लॉन्च का इंतजार रहेगा। आई थिंक जो थोड़ा कंसर्न आता है महिंद्रा एंड महिंद्रा पे, वो फार्म इक्विपमेंट के बिजनेस से है। और क्योंकि अभी हम वी आर जस्ट सॉर्ट ऑफ डेज अवे फ्रॉम की मॉनसून का ऑनसेट हो, तो वो एक इम्पोर्टेंट ट्रिगर रह सकता है M&M के लिए। बट ओवरऑल अगर आप उनका ऑटो जो बाकी का बिजनेस है उसमें देखें, तो वहाँ डिमांड अच्छी है और आगे चलकर भी नए लॉन्चेस अच्छे आने की उम्मीद है। सो यस, आई थिंक डेफिनेटली एट दिस लेवल। और मुझे लगता है ना, स्टॉक बहुत जब उनके नतीजे अच्छे आए थे तो बहुत भाग भी गया था, फिर करेक्ट भी हुआ, फिर कंसोलिडेट भी हुआ। So from that sense also, I get a feeling that now it's sort of ready for its next upturn. ऑटोमोबाइल स्पेस लगातार फोकस में है ही, और इस वक्त नरेश के भी रेडार पर, और अब हमारे टेक्निकल एक्सपर्ट्स के पैनल के भी रेडार पर हम देख रहे हैं महिंद्रा एंड महिंद्रा। इनफैक्ट हमने पॉजिटिव सेट ऑफ नंबर्स देखे, और उसके ठीक बाद हमने ये भी देखा कि जो पॉजिटिव कमेंट्री आती हुई दिखी, इसके चलते स्टॉक में काफ़ी अच्छा मूवमेंट देखने को मिला। लेकिन एक और स्टॉक है जिस पर ब्रोकरेज रिपोर्ट्स आना शुरू हुए हैं, वो है औरोबिंदो फार्मा। स्टॉक में इनफैक्ट डिफेंसिव के तौर पर कल हमने देखा था फार्मा स्पेस की तेजी में सपोर्ट नहीं कर रहा था, कह सकते हैं ब्रीदर बैक सीट ली थी। लेकिन किरण, आपको क्या लगता है? गोल्डमैन सैक्स की एक रिपोर्ट है, इनफैक्ट खरीदारी की राय तो है ही, टारगेट प्राइसेस भी इन्होंने बढ़ाए, और सबसे अच्छी बात यह है कि इनका ये कहना है कि कमेंट्री जो है स्ट्रॉन्ग काफी आती हुई दिखी है, जो कि नियर टर्म टेलविंड्स को और ज्यादा डेवलप कर सकती है। बोफा सिक्योरिटीज का भी ये कहना है 650 से इन्होंने टारगेट 725 तक बढ़ाए हैं। औरोबिंदो फार्मा पर राय क्या होगी? ओवरऑल ऑरो फार्मा की अगर हम बात करें तो डेली चार्ट पे जिस तरह से एक हमने ट्रेंड रिवाइवल दिखा है, ओवरऑल एक बड़ी सी फॉलिंग ट्रेंड लाइन है, वहां से ब्रेकआउट आया। स्टॉक ने कहीं ना कहीं 500 के आसपास अपनी सभी इंपॉर्टेंट मूविंग एवरेजेस को क्रॉस किया। उसके बाद मल्टीपल ब्रेकआउट्स हमने असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न और राउंडिंग बॉटम पैटर्न के ब्रेकआउट देखे। फाइनली एक 590 के आसपास ब्रेकआउट आया। स्टॉक उसके आसपास कंसोलिडेट हो रहा है कितने दिनों से। वहां पे आप देखोगे तो कहीं ना कहीं 20 डेज मूविंग एवरेज भी है। तो जब तक ये 580 570 का लेवल नहीं तोड़ता है, तब तक डेफिनेटली हमें बाय ऑन डिप्स करना चाहिए। और जिस तरह के चार्ट पैटर्न है, अगर ये स्टॉक 620 630 पर टिक जाता है तो देयर आर वेरी गुड चांसेस कि हम 750 तक की रैली औरोबिंदो फार्मा में देख सकते हैं। तो डेफिनेटली हमें बाय ऑन डिप्स करना चाहिए। जिनके पास है वो भी अपना स्टॉक होल्ड रखे। 570 का एक पोजिशनल स्टॉप लॉस रहेगा, और ओवरऑल जो हमारा टारगेट है वो पहला 640 रहेगा और देन 730। सो ओवरऑल पॉजिटिव है, डेफिनेटली हमें लॉन्ग करके जाना चाहिए। पॉजिटिव ब्रोकरेज है, और अब किरण की तरफ से भी गिरावट में खरीदारी की राय औरोबिंदो फार्मा पर। सारे स्टॉक्स, ब्रोकिंग हाउसेस की रिपोर्ट्स, त्रिमूर्ति शेयर्स, खबरों वाले शेयर्स के तौर पर हम आपके सामने रख चुके हैं। उसमें से एक शेयर हमने भी छांटा है त्रिमूर्ति में, वो है ग्रेविटा इंडिया। एक बार वैशाली आप जरा इसके चार्ट खोलिए और आपको दिखेगा ये शेयर ने काफ़ी अच्छा चला। इसने एक साल के अंदर करीब 30% का रिटर्न दिया। अब खबर ये आ रही है कि इनके प्रमोटर्स ने करीब 4.5% इक्विटी बेची है, यानी अपनी हिस्सेदारी बेची है। ये एक एक्सीडेंट के तौर पर तो नहीं देखा जाएगा ग्रेविटा इंडिया?
स्टॉक काफी समय से चल चुका है और ओवरबॉट की तरफ भी जा चुका है और दोबारा एक नई अटेम्प्ट कर रहा है। सो आज देखते हैं इज द फॉलो अप बाइंग हैपनिंग और नो। नहीं तो आई थिंक यहाँ पे थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग और भी आ सकता है और 540 तरफ जा सकता है। ठीक है, डन। अब आगे बढ़ते हैं। एक शेयर और भी है जिसपे सबका नज़र है, वो है रिलायंस इंडस्ट्रीज़। एक बार किरण से मेरे को आज उसके बारे में फिर से पता करना है कि अगर सब जगह चर्चा ये हो रही है कि निफ्टी की सिर्फ औपचारिकता है और ऑल टाइम हाई टेस्ट कर देगा, रिलायंस का बहुत बड़ा रोल होगा, तो रिलायंस 2520 पे अगर मान लीजिए मैं आज खरीदता हूँ किरण, तो फिर मेरा स्टॉप लॉस क्या होगा और मेरा टारगेट क्या होगा? सो ओवरऑल रिलायंस की अगर हम बात करें तो डेली चार्ट पे एक अच्छे ब्रेकआउट के आसपास ट्रेड कर रहा है। अगर किसी के पास ये पोजीशन नहीं है, फ्रेश पोजीशन लेनी है, सो आई वुड सजेस्ट कि 2520 पे ना लेते हुए या तो कोई डिप मिलता है 2500 के आसपास तो वहां पे लीजिए, या तो फिर कल का जो हाई है 2530 उसको क्रॉस होने दीजिए, क्योंकि कल एक हमने टेक्निकली क्रॉसओवर या तो एक कहा जाए एक डोजी कैंडलस्टिक्स पैटर्न में नहीं तो कहीं ना कहीं एक अनडिसाइसिव जोन के अंदर है। तो इट इज बेटर कि आप इसके सपोर्ट यानी कि 2500 के आसपास बाय कीजिए या फिर 2530 के ऊपर बाय कीजिए। अब इन दोनों केस में हमें जो स्टॉप लॉस फॉलो करना है वो 2480 का रहेगा। 2480 का स्टॉप लॉस आप मेंटेन कीजिए, इधर आप 2530 है तो 2500 पे बाय कीजिए। और ओवरऑल जो टारगेट है वो पोजिशनल टारगेट यहाँ से 2630 तक का हमें रिलायंस इंडस्ट्री में लग रहा है बेस्ड ऑन इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न ब्रेकआउट। ये JSW एनर्जी मैं आपसे डिस्कस कर रहा था लेकिन स्टॉक नहीं डिस्कस कर पाया। खबर तो आ रही है इसमें 500 मिलियन की फंडिंग आएगी, उसके रिन्यूएबल आर्म में। टॉप में 400 रुपये गया था, ये 60 वाला 400 गया था पिछली रैली में जब पावर स्टॉक्स चले थे, और उसके बाद वहां से करेक्ट होके ये 220 के आसपास आके भी 250 पे आया है। इस वैल्यूएशन पे शर्मिला JSW एनर्जी में पैसा बन सकता है जिस हिसाब से अब ये खबरें आ रही हैं कि ये अपने दूसरे बिजनेसेस में वैल्यू अनलॉकिंग करना चाहते हैं। जैसे कि आपने कहा कि आई थिंक मेरी अगर याददाश्त ठीक होगी तो दोनों JSW एनर्जी और टाटा पावर और अलग तरह की खबरें चल विद देम पार्टिसिपेटिंग, जैसे इनकी ग्रीन एनर्जी की है, टाटा पावर की ईवी बैटरीज की बात चली थी। उसके बाद दोनों में काफी हमने एक अप्रूव देखा था, वहां से ये स्टॉक्स करेक्ट हुए। लेकिन अगर आप देखेंगे फ्रॉम अ रिजल्ट पर्सपेक्टिव तो मुझे शायद टाटा पावर इससे ज्यादा पसंद है। लेकिन जैसे कि आपने कहा कि दोनों स्टॉक्स में मेरे हिसाब से इस लेवल से डेफिनेटली एक ये बाइंग के लेवल पे है कहने के लिए, दोनों JSW एनर्जी एज वेल एज टाटा पावर। जुड़ रहे हैं ट्रेडिंग की बातचीत आगे लेके जाने के लिए। कुछ गुड मॉर्निंग। कुछ ये बताइए कि कैसे ट्रेड करेंगे, क्या ट्रेडिंग आइडियाज लेके आए हैं? बाजार में तो ब्रेकआउट चल रहा है ऑलरेडी। जी हाँ जय, फर्स्ट अप वेरी गुड मॉर्निंग आपको, सारे पैनलिस्ट और सारे दर्शकों को भी वेरी गुड मॉर्निंग। वेल इंडिसेस पे तो देखिए अब व्यू थोड़ा क्लियर हो रहा है कि शायद हो सकता है कुछ दिन के लिए हम एक साइडवेज कंसोलिडेशन मोड में चले जाए बिफोर वी ब्रिंग बिफोर वी स्टार्ट आवर नेक्स्ट लेग ऑफ अप मूव। तो थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग करना बिल्कुल सही रहेगा। जहां तक स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन की बात है, दो पिक्स हैं, एक है फ्यूचर से, दूसरा है कैश सेगमेंट से। SBI बहुत क्लियर कल हमें ब्रेकआउट उस पे आते हुए दिखा है। मेरे हिसाब से जो 600 का कॉल बेस है, ये हो सकता है कि कॉल राइटर्स को थोड़ी सी मशक्कत करनी पड़े, शॉर्ट कवरिंग हमें यहाँ आते हुए दिखे। तो SBI यहाँ पे आप फ्रेश बाइंग इनिशिएट करके चल सकते हैं। 615 का टारगेट, 585 का स्टॉप लॉस। जो दूसरा पिक है दैट इज रेनबो चिल्ड्रंस मेडिकेयर। स्टॉक एक अच्छे खासे मोमेंटम में चल रहा है, लेकिन आप देखिए पिछले कुछ समय से वॉल्यूम बैक अप मूव्स इसमें आ रही हैं। तो यहाँ पे भी आप एक फ्रेश लॉन्ग इनिशिएट कर सकते हैं। ट्रेडिंग के लिहाज से ले 1020 का आपका एक इमीडिएट टारगेट रहेगा। 960 ये जो है ये आपके लिए स्टॉप लॉस रहेगा। बैंकिंग से SBI और साथ ही रेनबो चिल्ड्रन। लेकिन कुछ आप हमारे साथ जुड़े उससे ठीक पहले आपके वन ऑफ द फेवरेट स्पेस क्विक सर्विस रेस्टोरेंट पर बात भी हम कर रहे थे। सफायर फूड्स पर एक पॉजिटिव रिपोर्ट है, इसका जिक्र भी किया हमने, और इनफैक्ट हमने देखा कि स्पेशलिटी रेस्टोरेंट्स के अच्छे नतीजे भी आए हैं। नंबर्स के ठीक बाद या ड्यूरिंग द सेशन हमने स्पेशलिटी रेस्टोरेंट्स में कल अच्छा मूव भी देखा, ऑलमोस्ट 3% तक की तेजी थी और नतीजे काफ़ी अच्छे, क्योंकि कामकाजी मुनाफे में करीब 64% की बढ़ोतरी दिखी है। रेस्टोरेंट ब्रांड एशिया वन ऑफ योर फेवरेट स्पेशलिटी रेस्टोरेंट्स पर एक बार राय दीजिए। और RBI इनफैक्ट कल रिएक्ट नहीं कर रहा था।
जी हाँ, देखिए इस स्पेस में ट्रैक्शन रहा है, लेकिन व्हाट्स हैपेंड इज कि बहुत ब्रेकआउट रैलीज जो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो नहीं आ पाई हैं। जैसे अगर मैं आरबीआई की भी बात करूं तो देखिए कुछ समय पहले आई थिंक दिस वाज अ रिजल्ट मूव, जहां पे स्टॉक ने एक बहुत बड़ा ब्रेकआउट दिया था वॉल्यूम बैक, और 130 तक के लेवल्स तक चला गया था। वहां से हमें फॉलो थ्रू नहीं देखने मिल रहा है। सफायर पे भी सिमिलर ट्रेजेक्ट्री है। तो मेरे हिसाब से ये फिलहाल के जो सेटअप है दोनों ही स्टॉक्स के, इनफैक्ट आरबीआई कह लीजिए या सफायर कह लीजिए, इनमें आप देखिए ट्रेडिंग बेट आपको मिलेंगी। जो बाउट्स मिल रहे हैं उनको आप बिल्कुल ट्रेडिंग के लिए यूज करें, पर थोड़ी पोजिशनल बेट्स जो हैं ये थोड़ा सा यहाँ पे आप अवॉइड करें तो बेटर, क्योंकि हायर लेवल्स पे सेलिंग देख रहे हैं। तो यहाँ पे आरबीआई हमें एक अच्छे से लेवल पे मिल रहा है, विच इज इट्स 20-डे मूविंग एवरेज। अब हमने पास्ट में भी देखा है स्टॉक यहाँ से रिबाउंड करता है, तो इसमें आप एक फ्रेश पोजीशन ले सकते हैं। 105 का टाइट स्टॉप लॉस लेके चलें, बिकॉज ये इसके लिए हिस्टोरिकली एक सपोर्ट जोन रहा है। यहाँ पे आपके लिए जो टारगेट है ये 115 और 120 के लेवल जो है यहाँ पे निकल के आ रहे हैं। बट एज आई सेड, ट्रेडिंग बाउट्स के लिए प्ले करें, पोजिशनल बेट्स फिलहाल के लिए अवॉइड करें। ओके तो चलिए ये राय आपको पूरे के पूरे स्पेस पर ही मिलती हुई। और इसके अलावा भी अगर देखें, कल हमने देखा बैंक्स फाइनेंशियल्स में तो आउट परफॉर्मेंस थी, ऑटो एफएमसीजी चल रही थी, लेकिन साथ साथ रियल एस्टेट सेक्टर पर भी नजर होनी चाहिए। किरण, शोभा लिमिटेड के नतीजे आए कल, मैक्रोटेक डेवलपर्स में भी अच्छा एक्शन देखने को मिला था, डीएलएफ का भी हम लगातार जिक्र कर रहे थे। और शोभा लिमिटेड की अगर बात करेंगे, कल स्टॉक में मूवमेंट थी। नतीजों की अगर बात करें, बेस्ट एवर क्वार्टरली सेल्स कंपनी ने पोस्ट की है और इनकी नेट डेट जो है वो 11 क्वार्टर्स के लो पर नजर आ रही है। तो डेट रिडक्शन लगातार है और साथ ही नतीजों में, इनफैक्ट ऑपरेशंस में भी अच्छा एक्शन हम देख रहे हैं। टेक्निकली चार्ट्स क्या बयां कर रहे हैं आपके हिसाब से? में जिस तरह से हम एक ऊपर की ट्रेंड देख रहे हैं, शोभा कहीं ना कहीं अंडर परफॉर्म कैंडिडेट है। रिसेंटली हमने एक रैली देखी थी 500 से ऊपर में 700 तक की, लेकिन वहां पे सस्टेन नहीं कर पाया। स्टॉक अपनी सभी इंपॉर्टेंट मूविंग एवरेज के नीचे भी ट्रेड किया, कहीं ना कहीं 420-400 के आसपास बॉटम बनाया और वहां से अब हायर टॉप हायर बॉटम के अंदर ट्रेड कर रहा है। स्टॉक रिसेंटली 50 दिन और 20 दिन की मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड कर रहा है। कहीं ना कहीं अगर आप शॉर्ट टर्म चार्ट देखते हो या तो इंट्राडे चार्ट देखते हो, तो वहां पे एक ब्रेकआउट जो था 480-490, वो जब तक लेवल होल्ड है, चांसेस है कि हम वापस ऊपर में 550-600 तक जा सकते हैं। लेकिन अगर 480 का लेवल टूटता है तो देन अगेन वी कैन बैक इनटू द फॉलिंग ट्रेंड। तो ओवरऑल सुबह में थोड़ा रिस्की बैट है। 480 का एक स्टॉप लॉस के साथ आप लॉन्ग कर सकते हो, लेकिन अगर किसी को रियल एस्टेट में प्ले करना है तो सुबह से बेटर हमें लोधा दिख रहा है। कहीं ना कहीं एक ट्रेडिशनल ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट है। कल उसमें वॉल्यूम बैक एक प्राइस एक्शन भी हमने देखा है, कहीं ना कहीं 50 दिन और 200 दिन की मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड कर रहा है। एक बड़ा सा असेंडिंग पैटर्न ब्रेकआउट भी है 1000-1020 के ऊपर। सो लोधा के ऊपर आप ध्यान रखिए, कोई भी डिप आता है 1020-1000 तक तो हमें लॉन्ग करके जाना चाहिए 960 के स्टॉप लॉस के साथ। इनफैक्ट आपको एक बार हम आपको इसमें, जी हाँ, ब्रेकआउट आया था 1060 क्रॉस करता हुआ नजर आया कल। एक आपको एक प्लेट दिखाते हैं जिसपे आपको एक नज़र में मालूम चल जाएगा कौन कौन से नंबर्स अच्छे आए थे कल शाम को और कौन से नंबर्स आप अवॉइड कर सकते हैं। तो जो भी अगर आपको रिजल्ट बेस्ड काम करना हो तो आपको एक नज़र मालूम चल जाएगा। शोभा, यूरेका फोर्ब्स के अच्छे नतीजे थे। आपको याद होगा यूरेका फोर्ब्स में पोटा साहब जो हैं जुबिलेंट फूड वाले ज्वाइन किए हैं। इस कंपनी के अंदर एक ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, इसको आप इग्नोर मत करिए। ये शायद ट्रेडर्स के लिए बहुत ज़्यादा सही स्टॉक नहीं होगा, लेकिन लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए देखने वाली चीज़ है। इसको आप ऑब्जर्व करिए, नंबर अच्छे आना शुरू हो गए। एनबीसीसी के अच्छे नंबर हैं। खराब में स्टवक्राफ्ट, कैंपस और आईटीआई। एनबीसीसी पे बात कर लेते हैं एक बार और हम वैशाली के पास जाएंगे। हिकल और नोसिल भी अच्छे नंबर्स आए थे। एनबीसीसी मिड कैप इंफ्रा बेस्ड स्टॉक्स में बड़ी एक्टिविटी हो रही है, ईपीसी टाइप की कंपनीज। एनबीसीसी को लेके आइए डायरेक्टर साहब, क्या एनबीसीसी इस भाव से लेने लायक है वैशाली? एक्चुअली डेली चार्ट में तो ऑलरेडी एक स्ट्रॉन्ग अपट्रेंड बन चुका है और वीकली चार्ट में भी एक ब्रेकआउट आने की संभावना है। सो नियर टर्म आप 44-45 का एक रेजिस्टेंस जरूर आएगा। तो आई वुड से ये लेवल से भी 40 के सपोर्ट के साथ खरीदा जा सकता है एंड वेट फॉर 45 लेवल्स। एक बार 45 क्रॉस करता है तो फिर ये पोजिशनल ट्रेड अच्छे से बन सकता है एंड वन कैन लुक फॉर अ टारगेट ऑफ 50-52। है जुबिलेंट। और दूसरा स्टॉक आपने मुझे पूछा नोसिल, राइट? हाइकल या नोसिल, दोनों में से कोई भी बता दीजिए। तो नोसिल मैं ट्रैक कर रही हूँ एंड आई थिंक नोसिल इज अ वेरी अट्रैक्टिव बाय एट दीस लेवल्स। पोजिशनल ट्रेड अच्छा बनेगा बिकॉज ये स्टॉक काफी समय से करेक्टिव मूव के बाद कंसोलिडेशन में है एंड नाउ इट्स शोइंग न्यू राउंड ऑफ मोमेंटम। सो आई थिंक 215 के स्टॉप लॉस के साथ 240 का एक पोजिशनल ट्रेड बन सकता है। कुछ ये जुबिलेंट के नाम की दो कंपनीज हैं, एक जुबिलेंट फार्मानोवा जो फार्मा कंपनी और इंग्राविया। डायरेक्टर साहब लेके आइए इनके चार्ट्स लास्ट एक साल के।
लोगों ने हर भाव से लिया, हर भाव से नुकसान किया और बहुत पैसा लग गया है ट्रेडर्स का, बहुत ज़्यादा री-रेटिंग हो नहीं पाई है अब। लेकिन अगर आप देखें तो 350-60 के आसपास थोड़ा बाउंस करके रिबाउंड करता हुआ नजर आया है। कैश का वर्स्ट हो चुका है, कल नंबर्स भी फार्मनोगा के कमज़ोर आए, इसमें लोग अटक गए। अगर आपको याद होगा बहुत फैंसी हुई थी लेकिन पैसा बनना नहीं है बहुत ज़्यादा। क्या इसके अंदर बॉटमिंग हो रही है? देखिए 270 से फार्मनोगा रिबाउंड करके इस समय 350-60 के आसपास आया, या आप इसको अवॉइड करेंगे अभी भी? कुछ अच्छा देखिए, जिस तरीके का इसने अब ब्रेकिंग दिया है, इट्स वेरी सेफली इन अ टेरिटरी जहां पे अब इसमें हम एक लॉन्ग पोजीशन इनिशिएट करने के बारे में बिल्कुल कंसिडर कर सकते हैं। बॉटम फॉर्मेशन होके कुछ समय हो चुका है, स्टॉक ने अच्छा खासा बेस बना के रिबाउंड दिया है। और अगर मैं पिछले 5 से 7 सेशंस की बात करूं तो 200 डे मूविंग एवरेज के ऊपर भी सस्टेन कर रहा है। तो आई थिंक इट्स आउट ऑफ दैट जहां पे हमें इसे वेट एंड वॉच लिस्ट पे डालना पड़े या अवॉइड कैटेगरी में डालना पड़े। तो डेफिनेटली अब ये उस कैटेगरी में आ गया जहां पे हम इसमें बिल्कुल एक लॉन्ग पोजीशन इनिशिएट कर सकते हैं। अब अगर मैं इसके और रीसेंट एक्शन की बात करूं तो देखिए 355 टू 360 के जो जोन्स हैं ये इसके लिए हल्का सा कंजेशन जोन है और उसी के आसपास हमें रेजिस्ट करता हुआ दिख रहा है। तो कल की क्लोजिंग बिल्कुल उसके पास ही हुई है, तो मैं वेट करूंगा। आज अगर ओपनिंग में मुझे 360 के ऊपर खुलता हुआ नजर आता है तब मैं डेफिनेटली इसमें एक लॉन्ग पोजीशन इनिशिएट कर सकता हूं। मेरे लिए यहाँ पे जो टारगेट है 375 और 385 के जो 2 जोन्स हैं इसके आसपास का रहेगा। स्टॉप लॉस जो है ये मैं 350 का जो जोन है इसको बना के चलूंगा। तो डेफिनेटली अब ये आउट ऑफ द वुड्स वाले सिनेरियो में डेफिनेटली आ गया है टेक्निकली अगर देखा जाए तो। एक दो शेयर और भी है जरा पता कर लेते हैं, उनमें न्यूज़ है। एक कंपनी है IOL केमिकल्स, ये एक फार्मास्यूटिकल कंपनी है और उसको एक दवा का पेटेंट मिला है और दवा भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ के लिए है, हाइपरटेंशन के लिए। मेरे को लगता नहीं कि इसका आने वाले दिनों में कहीं कोई कमी आती हुई दिखेगी। हाइपरटेंशन तो ज़्यादातर लोगों को हो रही है धीरे धीरे। अब लोसाटिन नाम की एक दवा है, IOL, ये आगे आपके सामने खबर है। विशाली एक बार जरा IOL केमिकल्स का जरा चार्ट देखिए, स्ट्रॉन्ग पुल बैक है, इसका पुल बैक अच्छा है। I definitely agree. Very strong up move stock है, बट डेली चार्ट में देखा जाए तो मे भी थोड़ा नीचे एक प्रॉफिट बुकिंग आ सकता है। पर अभी मैं लॉन्ग टर्म का वीकली चार्ट पे आ रही हूँ और वीकली चार्ट में भी ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट आ चुका है, तो मेरे ख्याल से ये स्टॉक पॉजिटिव व्यू है। और आई थिंक इन डेज टू कम ये 530 के लिए टारगेट एक्सपेक्ट करना चाहिए। सो मेरा व्यू रहेगा बाय इन डिक्लाइन, नई बाइंग करनी है तो 400 वुड बी द आइडियल लेवल। ठीक है, डन। एक और शेयर है टेक्नोक्राफ्ट इंडस्ट्रीज। खुश, जरा आप ये शेयर चेक करेंगे, ये 367 करोड़ रुपए का एक एल्यूमिनियम प्लांट लगाने जा रही कंपनी टेक्नोक्राफ्ट इंडस्ट्रीज के नाम से आपको मिलेगा। एक बार जरा चेक करके बताइए, 1800 का शेयर है। मोमेंटम डेफिनेटली इसमें बना हुआ है। स्टॉक ने बेस बना के अच्छा खासा रिबाउंड दिया है, ब्रेकआउट दिया और फॉलो थ्रू भी देख रहे हैं। एक अगर मुझे पॉइंट इसमें ढूंढना हो थोड़ा सा कंसर्न का, तो ये कि वॉल्यूम्स उतने एक्स्ट्राऑर्डिनरी नहीं है जितना आप चाहते, बट दैट सेड मोमेंटम इसमें अच्छा खासा बना हुआ है। तो मेरे हिसाब से यहाँ पे आप एक फ्रेश एंट्री लेना चाहें तभी भी ले सकते हैं। यू कैन राइट द मोमेंटम। यहाँ पे आपके लिए जो टारगेट निकल के आ रहा है ये 1880 का पहला टारगेट है और 1930 का दूसरा टारगेट। स्टॉप लॉस आप यहाँ पे लेके चले करीब 1770 के जो जोन है इसके आसपास। सो बिल्कुल मोमेंटम स्टॉक में बना हुआ है, इंडिकेटर सेटअप भी इसका पॉजिटिव है, तो मोमेंटम के लिहाज से आप इसमें बिल्कुल एक एंट्री ले सकते हैं। बनता हुआ तो ये तो टेक्नोक्राफ्ट इंडस्ट्रीज पर एक टेक्निकल आउटलुक हुआ, लेकिन फंडामेंटल आइडियाज क्या हैं ये आप जानते हैं और हमारे साथ मुनाफे का फंडा के गेस्ट जुड़ गए हैं, तो रुक करते हैं इस सेगमेंट का। वेंचुरा सिक्योरिटीज के विनीत बुलिंजकर आज हमारे साथ जुड़े हैं। विनीत, गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका इतना स्वदेश में। बताइए आपकी फंडामेंटल पिक्स और उसके पीछे के रैशनल। हमें रामकृष्ण फोर्जिंग्स काफी पसंद है ये लेवल्स पे, और हमें लगता है कि इनकी कैपेसिटी काफी टाइमली आ रही है इंडियन मार्केट्स में। ग्लोबल एक्सपेंशन जेवीज है और इनके काफी एग्रेसिव प्लान्स है फॉर ईवी कंपोनेंट्स। टीटागढ़ वैगन्स के साथ टाई अप किया है व्हील सप्लाई करने के लिए रेलवेज के लिए। तो बहुत सारे इनके पास की ड्राइवर्स ऑफ ग्रोथ है और हमें लगता है कि ये स्टॉक यहाँ से कम 528 के लेवल तक पहुंच सकता है अगले 2 साल में।
मार्जिन काफी अच्छी है एट 22%, रिटर्न रेशोज, ROE और ROIC काफी डबल डिजिट्स में नियरिंग 20s है। एंड हमें लगता है कि ये स्टॉक अगर आप भारत फोर्ज के कंपैरिजन में देखें तो काफी सस्ता है, और यहाँ से हमें लगता है कि यहाँ से डाउनसाइड रिस्क काफी प्रोटेक्टेड है, और यहाँ से हमें लगता है कि ये अच्छी खासी बढ़त दे सकता है अगर आपने निवेश किया 2 साल में। विनीत, क्या आपकी तरफ से इस लिस्ट में दूसरा शेयर भी है रामकृष्ण फोर्जिंग्स के अलावा? हमें गल्फ ऑयल पसंद है। हालांकि गल्फ ऑयल लुब्रिकेंट्स के जो काउंटर्स है वो ज्यादा अट्रैक्शन नहीं आते, क्योंकि लोगों को लगता है कि ईवी की वजह से इसमें ज्यादा ग्रोथ नहीं आएगी, ये डाइंग इंडस्ट्री। लेकिन हमारा अनुमान थोड़ा अलग है। हमें लगता है कि ये जो हाइड्रोजन व्हीकल का जो ग्रोथ है, ये ईवी को शैडो करके आगे ग्रोथ बरकरार रहेगी फॉर लुब्रिकेंट्स, बिकॉज हाइड्रोजन की इंजन भी आइस इंजन रहेगी। दूसरी चीज देखा जाएगा तो ईवीज के लिए कूलिंग फ्लूइड्स भी लगते हैं जो गल्फ ऑयल सप्लाई करता है। तीसरी चीज है कि आइस व्हीकल जो है, या 2 व्हीलर 4 व्हीलर्स या 3 व्हीलर्स या सीवीज भी देखे तो इनकी डिमांड 2035 तक हमें कम होती नजर नहीं आती। तो ये चारों वजह से हमें लगता है कि लुब्रिकेंट्स का बिजनेस डबल डिजिट वॉल्यूम ग्रोथ करेगा। प्राइस ग्रोथ 2-3% रहती है। गल्फ ऑयल इज द सेकेंड लार्जेस्ट ब्रांड इन द कंट्री आफ्टर कैस्ट्रॉल। इनके B2C सेगमेंट, जो इनका नेटवर्क एक्सपेंशन काफी तगड़े सरे से चल रहा है, और इसमें 2 हिडन अपसाइड ये है कि इनकी 2 इन्वेस्टमेंट्स है। एक इलेक्ट्रीफाई करके एक SaaS प्लेटफॉर्म है जो चार्जिंग के लिए यूज होता है फॉर ईवीज, और इसमें इनका 40% निवेश है। और दूसरा है इनका ग्रुप कंपनी की होम चार्जिंग स्पेस में यूके में इनकी 8% स्टेक है। इंडिया का ईवी इंफ्रास्ट्रक्चर रोल आउट में हमें लगता है कि काफी रोल प्ले कर सकता है, और अशोक लेलैंड के साथ में जो इनकी सिस्टर कंपनी है ग्रुप की, उसके साथ में ये हमें लगता है टाइप करके आगे जाके ये इसमें काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे। आप अगर वैल्यूएशंस देखेंगे तो काफी सस्ते हैं, लेस देन 10 टाइम्स है। इनकी वर्चुअली डेट फ्री कंपनी है। इसने लास्ट ईयर तो हमें लगता है ये ग्रोथ प्लस मोमेंटम बाय है, और चीप वैल्यूएशंस, हाई रिटर्न रेशोज, सेकेंड लार्जेस्ट ब्रांड इन द कंट्री, एंड एक्सपोजर टू ईवी इकोसिस्टम की वजह से हमें लगता है कि ये स्टॉक आपको 2 साल में जो वैल्यू पिकर्स है उनके लिए काफी अच्छे रिटर्न दे सकता है। विनीत की तरफ से 2 कॉल्स, रामकृष्ण फोर्जिंग्स और गल्फ ऑयल लुब्रिकेंट्स। शुक्रिया विनीत आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपने फंडामेंटल आइडियाज हमारे साथ शेयर करने के लिए। चलिए कुछ और स्टॉक्स जहां पर अच्छा ब्रेकआउट या एक पैटर्न डेवलप होता हुआ दिख रहा है उस पर बात करते हैं। और वैशाली, आपसे जानना चाहेंगे, प्राज इंडस्ट्रीज के चार्ट्स देखें, ये गुरुवार से चलना शुरू हुआ है। ऑलमोस्ट हमने देखा अराउंड 357 के लेवल से 386 तक के स्तर, महज 2 ट्रेडिंग सेशन में करीब 8% की तेजी। क्या ये नेक्स्ट लेग ऑफ रैली के लिए प्राज इंडस्ट्रीज तैयार होता हुआ दिख रहा है? कल भी हमने देखा अच्छी मजबूती के साथ क्लोजिंग दिखी। So, एक तो गैप अप, दैट मींस अ वेरी स्ट्रांग अप मूव इज एक्सपेक्टेड, एंड गैप अप सस्टेन भी हुआ है फॉलो अप बाइंग के साथ। सो आई वुड से 370 के सपोर्ट के साथ जरूर खरीदा जाए, बिकॉज अगर पोजिशनल ट्रेड लेना चाहेंगे तो the stock is ready for a target of 420 to 450। पोर्ट्स को लेके आइए डायरेक्टर साहब। अदानी पोर्ट्स, इनफैक्ट सारे अदानी स्टॉक्स में जो 2 सबसे ज़्यादा पसंदीदा स्टॉक हैं अदानी ग्रुप स्टॉक्स में बाजार के फंडामेंटल बिहाफ पे, तो एक है अदानी पोर्ट्स, दूसरा अंबुजा सीमेंट। अदानी पोर्ट्स के आज रिजल्ट्स हैं। स्टॉक नीचे से अच्छा रिबाउंड किया है, मोमेंटम आया है, लेकिन फंडामेंटल नज़रिए पे इस समय 750 का भाव है इसका। शर्मिला, 750 के भाव पे जिस हिसाब से डेटा आ रहा है इंटरनेशनल ट्रेड का और कंटेनर मूवमेंट का, कोई व्यू आपका अदानी पोर्ट्स क्या इस भाव से लिया जा सकता है? नीचे में 450 से रिबाउंड करके 750 तक आया है। यही है कि जो बाउंस बैक आया है, ये बात हम डेफिनेटली बहुत अच्छी आई है कि जिस तरह से रेगुलेटर्स ने अपना बयान दिया है। बट आई थिंक स्टिल थिंक दैट द बाउंस बैक हैज आल्सो बीन टू फास्ट, तो थोड़ा मेरा कॉशन उसी वजह से होगा। आज डेफिनेटली रिजल्ट देखेंगे, बट आई कंप्लीटली अग्री विद यू कि अगर उस ग्रुप के कोई स्टॉक्स पसंद है तो दैट वुड बी अडानी पोर्ट्स एंड अंबुजा सीमेंट।
बट यू नो आई डोंट लाइक इट व्हेन जब स्टॉक्स इतने जल्दी गिरते हैं और जल्दी उतने ही जल्दी तेजी से ऊपर आते हैं, इट डजंट गिव यू अ वेरी कंफर्टेबल फीलिंग. सो दैट्स माय ओनली नेगेटिव. लेकिन यस, ब्रॉडली रिजल्ट्स देख के तय करेंगे कि किस तरह का मूवमेंट होगा. ये हो गए अदानी पोर्ट्स 1% ऊपर खुलता हुआ दिख रहा है. अगर इसके रिजल्ट्स में दम आया या बाजार को लगा कि रिजल्ट बहुत तोड़फोड़ होंगे तो इसके अंदर बाइंग आ सकती है. हमारे साथ वैशाली, बहुत बहुत शुक्रिया आज हमसे आने के लिए शो पे. राहुल हमारे साथ जुड़ रहे हैं, राहुल घोष. राहुल, सबसे पहले 9 बज रहा है, जब तक प्री ओपनिंग सेटल होता है अपनी ट्रेडिंग आइडियाज शेयर करें हमारे साथ. ओके, गुड मॉर्निंग और नमस्ते. तो लास्ट वीक जब मैं शो पे था, मेरे 2 आइडियाज थे. अगर आपको याद होगा, शॉर्ट चंबल फर्टिलाइजर्स और सीमेंस को 3445 के ऊपर एक कंडीशनल बाय हमने दिया था. तो सीमेंस तो 3% उसके ऊपर एक अच्छा रनअप देखने को मिला और चंबल फर्टिलाइजर्स का भी टारगेट आया. आज भी 2 लॉन्ग्स ही दे रहे हैं क्योंकि अभी भी मार्केट का टेक्सचर लॉन्ग साइड की तरफ ही है. थोड़ा सा कंजेशन जोन है 18,600 और 700 के बीच में, बट वो जस्ट एक स्पीड बम्प रहेगा और ऑल टाइम हाई की तरफ निफ्टी जाता हुआ आपको नजर आएगा. पहला तो इंडसइंड बैंक लॉन्ग है. ये स्टॉक ने अभी हाल ही में ऑल टाइम हाई क्रॉस किया है और अभी भी ओवर एक्सटेंडेड नहीं है बोलिंजर बैंड्स के ऊपर, तो इस पे अभी भी लॉन्ग इनिशिएट कर सकते हैं. स्टॉप लॉस होगा 1248 इसका और टारगेट होगा 1298 और 1319. दूसरा है ग्रैन्यूल्स. करंट मार्केट प्राइस पे लॉन्ग कर सकते हैं. स्टॉप लॉस होगा 279 और टारगेट होगा 289 और 294 ग्रैन्यूल्स पे लॉन्ग. तो 2 लॉन्ग, इंडसइंड बैंक और ग्रैन्यूल्स. ठीक है. ग्रेनिस इंडिया या तो आपका एक्सपायरी पे मिलेगा या तो बिल्कुल सीरीज की शुरुआत हो रही होगी तब आपको मिलेगा. बीच में गुम सा हो जाता है शेयर, लेकिन सीरीज की शुरुआती आज 3rd डे है तो ग्रेनिस इंडिया पे ध्यान रखिएगा. राहुल की कॉल है. एक्शन स्टॉक्स पूजा लेके आ रही हैं, फटाफट से वो भी जान लेते हैं. पूजा, बताएं आज के एक्शन स्टॉक्स. जी, सुबह के नतीजे काफ़ी स्ट्रॉन्ग नज़र आ रहे हैं. जो आय है उसमें करीब 70% की ग्रोथ दर्ज हुई है. मुनाफे में 242% की ग्रोथ दर्ज हुई है और कामकाजी मुनाफा भी देखेंगे तो वहाँ पर भी करीब 49% की ग्रोथ कंपनी ने दर्ज की है. इसके अलावा एनबीसीसी के नंबर्स की बात करें तो यहाँ पर भी नंबर स्ट्रॉन्ग है. आय में 14% की ग्रोथ, मुनाफा जो है उसमें 170% से ज़्यादा की ग्रोथ कंपनी ने दर्ज की है और कामकाजी मुनाफा देखेंगे तो यहाँ पर भी करीब 42% की ग्रोथ कंपनी ने दर्ज की है. इसके अलावा न्यू इंडिया एश्योरेंस ने भी अपने नतीजे घोषित किए और यहाँ पर भी नंबर्स स्ट्रॉन्ग नजर आ रहे हैं. ग्रॉस प्रीमियम रिटर्न 16% बढ़ा है, नेट प्रीमियम में 10% की ग्रोथ है और घाटे से मुनाफे में आ चुकी है कंपनी. टाइम टेक्नोप्लास्ट के नंबर्स भी अच्छे नजर आ रहे हैं. आय में 14% की ग्रोथ, मुनाफा भी 14% से बढ़ा कंपनी का. मार्जिन के फ्रंट पर देखेंगे तो 13.3% से बढ़कर जो मार्जिन के फिगर्स आए हैं वो 14.2% पर आए हैं. तो आज स्टॉक पर इसका रिएक्शन देखने को मिल सकता है. और ISGC यहाँ पर भी कंपनी ने अपने नतीजे घोषित किए और आय में करीब 28% की ग्रोथ, मुनाफा 137% बढ़ा है कंपनी का और मार्जिन भी देखेंगे तो करीब 54% की बढ़त कंपनी ने दर्ज की है. तो ये कुछ नतीजे आए हैं कैश सेगमेंट से, वायदा बाजार से, और नतीजों के चलते इन स्टॉक्स पर आज एक्शन एक्सपेक्टेड है. ठीक है. काफ़ी सारे स्टॉक्स पूजा ने बताए हैं और इसमें से काफ़ी सारे स्टॉक्स हम डिस्कस भी कर चुके हैं. जो बचे हुए हैं वो भी डिस्कस हो जाएंगे. एक शेयर हो रहा है जैसा मेटल पैक की चर्चा हो रही है कि ये अब नया प्लेयर हो सकता है आने वाले दिनों में. उसमें कंपनी है सेल. खुश, एक बार चेक करेंगे सेल. कल हम क्लोजिंग में भी इसके बारे में डिस्कस कर रहे थे कि BTST करके जाना चाहिए कि नहीं. तो कल ज़्यादातर लोग कह रहे थे कि हाँ कर जाना चाहिए. एक बार आप चेक करेंगे. देखिए BTST के लिए तो कल ये परफेक्ट कैंडिडेट था जिस तरीके का सेटअप हमने देखा है. लेकिन मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा यहाँ पे ना प्रॉफिट बुकिंग देखने मिल सकती है. 85 to 86.5 के जो जोन्स हैं यहाँ पे थोड़ा सा कंजेशन है. हमें क्लियर ब्रेकआउट नहीं आते हुए देखने मिला है इन जोन्स के बियॉन्ड. हालांकि पिछले 2 दिन का एक्शन वॉल्यूम बैक है और काफी पॉजिटिव रहा है. तो मैं कहूंगा एग्जिस्टिंग पोजीशन जिनकी हो या जो BTST करके गए हो वो डेफिनेटली होल्ड करें. 85 to 86.5 के जो जोन्स हैं इसके आसपास के लिए फ्रेश एंट्री आप लेना चाहें तो इसके ऊपर ही लें, तब इसमें मोमेंटम आपको लौटता हुआ दिखेगा. तो इन जोन्स के लिए आप बिल्कुल इसको होल्ड कर सकते हैं या ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ इसमें बने रह सकते हैं. और शेयर है रेपको होम्स के नाम से है. राहुल, एक बार जरा रेपको होम्स के चार्ट देखिए. आपको ऐसा लग रहा है कि इसका स्ट्रॉन्ग पुल बैक हमारे काम आएगा, ये शेयर अभी थोड़ा और चलेगा? तो स्ट्रक्चर वाइज चार्ट तो अच्छा दिख रहा है क्योंकि हायर हाइज हायर लोज बना रहा है.
एक डिमांड जोन से अगर आप डे बिफोर यस्टरडे का कैंडल देखेंगे वहीं से बाउंस होकर ऊपर की तरफ जा रहा है। जस्ट एक पॉइंट, जब भी इतना बड़ा कैंडल बनता है बहुत जरूरी हो जाता है चेक करने के लिए कि ये सस्टेन हो रहा है कि नहीं, और कल ये सस्टेन नहीं हो पा रहा है। 238 से फिर से अबाउट 2.5% नीचे आके क्लोज हुआ है। तो ये हाई 238 239 का हाइट क्रॉस करना पड़ेगा अगर आपको फिर से लॉन्ग इनिशिएट करना पड़े इन द लाइन ऑफ द ट्रेंड। तब तक लॉन्ग इनिशिएट ना करे तो बेटर है, मोमेंटम के साथ रहना बेटर रहेगा। रेपको होम फाइनेंस पर ये राय, लेकिन निकुंज डालमिया ने बाजार पर अपना रुख रखा। उनका ये कहना था कि इस वक्त बाजार के सेंटिमेंट्स बुलिश हैं और इसीलिए बिकवाली के लिए कोई जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। बैंक्स फाइनेंशियल्स तो पॉजिटिव हैं ही, लेकिन उसके अलावा एफएमसीजी से जैसे सेक्टर्स भी हैं जिस पर नजर होनी चाहिए। देखिए बैंक निफ्टी एक टाइम जब ऑल टाइम हाई आप बना लेते हैं उसके बाद इतनी जल्दी आप रुकते नहीं हैं। ये हमने इतिहास में हमेशा देखा है कि मार्केट ऑल टाइम हाई बनाने के बाद अचानक रिवर्स नहीं करता, जो हमने देखा है सीखा है। तो ऑल टाइम हाई के बाद एक आप ब्लू स्काई टेरिटरी में आ जाते हैं, जिसके बाद हो सकता है मार्केट अभी रुके नहीं और मार्केट और बढ़ता रहे। सेकेंड, निफ्टी अब 300 पॉइंट दूर है, तो एक औपचारिकता है कि निफ्टी कितनी जल्दी और कहां पर जाकर के ऑल टाइम हाई बनाएगा। मजे की बात यह है कि 3 बड़े दिग्गज शेयर इस समय चल नहीं रहे हैं, रिलायंस, ओएनजीसी, रिलायंस, एचडीएफसी बैंक और कुछ हद तक मैं बोलूंगा एचडीएफसी बैंक और इन्फोसिस और एसबीआई, 4 बड़े शेयर चल नहीं रहे हैं। उसके बाद भी निफ्टी ऑल टाइम हाई से ज़्यादा दूर नहीं है। तो मुझे कोई बड़ी समस्या नहीं लगती है मार्केट में। मार्केट का रुख परिवर्तन मुझे नहीं होता हुआ दिखता है। इस मार्केट के अंदर सिंपल स्ट्रैटेजी रखनी चाहिए कि आप बुलिश हैं तो बुलिश रहिए। इस समय जल्दीबाजी से बेचना नहीं चाहिए। मार्केट के अंदर जो रैलीज आती हैं वह काफ़ी, साल में 1 या 2 बड़ी रैली आती हैं और 1 या 2 बड़े सेल ऑफ आते हैं। मगर आप अगर उस रैली में मैक्सिमाइजेशन करना चाहते हैं, मैक्सिमम प्रॉफिट्स बनाना चाहते हैं, तो आपको रैली में टिके रहना चाहिए। जस्ट बिकॉज मार्केट्स हैव गॉन हायर डज नॉट मीन इट विल कम डाउन, मेरा ये मानना है। आज जहन में नहीं आ रहा है, मतलब कई बार रहता है कि आपको थीम होता है। नहीं, रियल एस्टेट हम कई बार डिस्कस कर चुके हैं, मतलब रियल एस्टेट में क्रिस वुड साहब भी आए थे, वो काफी बुलिश बोल करके गए थे। तो ऐसा कोई बड़ा थीम मुझे जहन में नहीं आ रहा है जिसको बोल करके मैं बताऊं कि आज या कल का थीम हो सकता है। मगर एक जो एक्सटेंशन ऑफ थीम्स रहेंगे, मुझे लगता है एनबीएफसीज के अंदर इस समय थोड़ी तेजी देखने को मिल सकती है। आज मैं एक मॉर्गन स्टैनली की रिपोर्ट बजाज फाइनेंस पे देख रहा था कि उन्होंने टैक्टिकल आइडिया दिया अर्निंग्स को अपग्रेड करा है। तो इस पूरे मार्केट के अंदर आप मेरे से पूछे तो मेरा मानना है एचडीएफसी बैंक पिछले 3 महीने में कहीं नहीं गया। एक बड़ा एक एंटी कंसेंसस टाइप व्यू है, सब चाहते हैं, सब लाइक करते हैं, सब कहते हैं एचडीएफसी बैंक लेना चाहिए। एफआईज भी वापस आ चुके हैं। द फर्स्ट पोर्ट ऑफ कॉल इज कि वह पहले एचडीएफसी बैंक लेंगे, फिर रिलायंस लेंगे, फिर इन्फोसिस लेंगे। कई लोग तीनों लेते हैं। मगर उसके बाद भी इस पूरी रैली के अंदर जो 3 दिग्गज बोलते हैं, हम कहते हैं ना जी द 3 पिलर्स, त्रिमूर्ति जो आप वर्ड यूज करते हैं, तो त्रिमूर्ति फॉर फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स historically have been HDFC Bank, Reliance and Infosys. They have not participated. बजाज फाइनेंस में देखिए एक महंगी होने के बावजूद भी हमने देखा आउट परफॉर्मेंस है। So for me that has been the surprise stock of this summer rally. ओके, तो चलिए बजाज ट्विंस पर भी नजर होनी चाहिए क्योंकि स्टॉक्स में पॉजिटिव मूवमेंट कल हमने देखी थी। लेकिन इस बीच अब वक्त है आज के बिग बोल्ड ब्रोकरेज जानने का। आज की हमारी बिग बोल्ड ब्रोकरेज है एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक पर। ब्रोकरेज क्या कहती हैं बताने के लिए वमाक्षी हमारे साथ जुड़ी है। बताइए वमाक्षी। जी बिल्कुल, आज का बिग बोल्ड ब्रोकरेज है एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक पर। मोतीलाल ओसवाल की तरफ से ये रिपोर्ट है और वो हाईलाइट कर रहे हैं कि बिजनेस मोमेंटम आगे चलते स्टेडी रह सकता है, मगर बढ़ते कॉस्ट ऑफ फंड्स के चलते मार्जिन्स पर थोड़ा प्रेशर नजर आ सकता है। नियर टर्म ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज़ भी है वो, मगर ये सारी प्राइस में ऑलरेडी रिफ्लेक्ट कर रही हैं। और अगर हम देखें तो करंट रिस्क रिवॉर्ड जो है वो मोतीलाल ओसवाल की तरफ से थोड़ा अनअट्रैक्टिव नजर आ रहा है स्टॉक के रीसेंट आउट परफॉर्मेंस को देखते हुए। तो ओवरऑल मोतीलाल ओसवाल ने एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक को डाउनग्रेड किया है। खरीदारी की राय से न्यूट्रल की राय दी है, मगर अपना टारगेट प्राइस उन्होंने बढ़ाया है 760 से 830 प्रति शेयर पर कर दिया है। वामाक्षी, एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक तो काफी अच्छे मोमेंटम में है। डाउनग्रेड इसका इंटरेस्टिंग होगा कि बाजार कैसा इसको लेता है। चार्ट्स देखिए आगे डायरेक्टर साहब, 3 महीने के 6 महीने जब से वहां पे जो उनके एमडी हैं उनका एक्सटेंशन आया 3 साल का पोस्ट का, ये देखिए 3 महीने में 30% चलता हुआ आपको नजर आ रहा है। राहुल जरा एयू स्मॉल फाइनेंस के चार्ट्स देख के बताएं हमें, यहां से घट सकता है, मोतीलाल को लगता है घटना चाहिए, लेकिन किस लेवल्स में दोबारा एंट्री करेंगे आप?
अभी आप चार्ट देखेंगे ना, एकदम एक स्ट्रेट लाइन में ऊपर गया है ये स्टॉक और एक अपवर्ड चैनल बना के ऊपर गया है। तो बाई नहीं करने की कोई गुंजाइश अभी या रीजन ही नहीं है, क्योंकि अभी भी बोलिंजर बैंड पे ये एक्सटेंड नहीं हुआ है, अभी भी वॉक द बैंड कर रहा है ऊपर की साइड पे। तो मोमेंटम के साथ ही रहना चाहिए। एक छोटा स्टॉप लॉस रख सकते हैं, ये कर सकते हैं हम लोग कि अगर 790 का प्राइस है और अगर आप देख रहे हैं ये इंडेक्स से स्ट्रॉन्गर है आज, तो एक छोटा स्टॉप लॉस रखिए 762 के आसपास और लॉन्ग साइड की तरफ जा सकते हैं। अगर एक वेट एंड वॉच एंट्री लेना है तो ऑल द वे 750 लेवल्स पे आपको एंटर करना चाहिए, 748 टू बी लिटिल बिट प्रिसाइज। 748 पे एंट्री, 720 पे स्टॉप लॉस रख सकते हैं और ऊपर साइड की तरफ खोल सकते हैं। बट अभी तो कोई मोमेंटम स्लो हो रहा है, इस बात का एविडेंस तो नहीं दिख रहा है चार्ट्स। ठीक है, बजाज फाइनेंस ने कुछ बता रहे थे कि इस पे एक टैक्टिकल आइडिया आया है। मैं आपको समझा दूं कि ये जो बड़ी विदेशी ब्रोकरेज होती हैं कई बार शॉर्ट टर्म आइडिया निकालती हैं अपनी नोट्स, सिर्फ 12 महीने वाले नहीं, उनको टैक्टिकल आइडिया बोलते हैं कि शॉर्ट टर्म में एक इसके अंदर तेजी आ सकती है। बजाज फाइनेंस में वैसे भी आपको एक मोमेंटम तो नज़र आ ही रहा है, 3 महीने 6 महीने का ग्राफ आप देखेंगे तो आपको मज़ा आ जाएगा किस तरीके से ये स्टॉक रिबाउंड किया है। किरण, एक बार बजाज फाइनेंस के चार्ट्स देख के बताएं, ये टैक्टिकल कॉल जो मॉर्गन स्टैनली ने कही है ये कहां तक जा सकती है आपके हिसाब से? 3 महीने में 800 रुपया चला है ये स्टॉक। ओवरऑल बजाज फाइनेंस की अगर हम बात करें तो कहीं ना कहीं अपने लॉन्ग टर्म रेजिस्टेंस के आसपास ट्रेड कर रहा है। स्टॉक ने रिसेंटली अपनी सभी इंपॉर्टेंट मूविंग एवरेजेस को क्रॉस किया था। डेली चार्ट के ऊपर देखोगे तो कहीं ना कहीं एक ग्राउंडिंग ट्रायंगल पैटर्न ब्रेकआउट 6500 के आसपास मिला था हमें। उस ब्रेकआउट के नाते कहीं ना कहीं हमें लग रहा है कि ऊपर में 72 7400 तक ये स्टॉक जा सकता है, जहां उसकी ट्रेडिशनल ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस भी है। लेकिन जैसे आपने बताया रिसेंटली ऑलरेडी 800-900 पॉइंट की रैली आ चुकी है। मोमेंटम इंडिकेटर एक बुलिश जोन के अंदर ट्रेड कर रहे हैं और हिस्टोरिकली हमने देखा है जो RSI 76 के आसपास ट्रेड कर रहा है वो हिस्टोरिकली 80-85 तक जाता है। तो चांसेस है कि आप 72 तक की रैली बजाज फाइनेंस में कंटिन्यू होते हुए देखें। तो एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस जो हमें मेंटेन करना है वो 6700 का मेंटेन करना है। जब तक 6700 होल्ड है डेफिनेटली आप बजाज फाइनेंस में अपनी पोजीशन होल्ड रख सकते हो। ओके, ठीक है, 2-2.5 मिनट के बाद आपको मार्केट खुल जाएगा, लेकिन ठीक उससे पहले खबर क्या है और बताने के लिए शरद मेरे सहयोगी जुड़ रहे हैं। शरद, बताएं आज की इंपॉर्टेंट खबर क्या है आपके पास? जी बिल्कुल, इंडिया एनर्जी एक्सचेंज जो है फोकस में रहने वाला, जो हमारे सूत्र कह रहे हैं कि जो मल्टीपल डील अटेम्प्ट्स हुई हैं जहां पे दालमिया ग्रुप जो अपनी स्टेक बेचना चाहते हैं इंडिया एनर्जी एक्सचेंज में, लेकिन लो बायर इंटरेस्ट के कारण जो है ये डील्स आगे नहीं बढ़ पा रही हैं। अब देखा जाए तो सिग्निफिकेंट डिस्काउंट पे जो है ब्लॉक डील्स आगे जाते हुए हो सकती हैं, लेकिन इंपॉर्टेंट बात यह है कि दालमिया ग्रुप का लगभग 15% स्टेक जो है कंपनी में है, जिसका वैल्यू आता है 2080 करोड़ रुपए का। लेकिन सवाल उठता है कि इंडिया एनर्जी एक्सचेंज में गिरावट क्यों देखी जा रही है, अट्रैक्टिवनेस क्यों नहीं लग रही है ब्लॉक डील में? इस पे जो रीज़न हम बताते हैं, सबसे पहला है कि इंक्रीज्ड कंपटीशन HPX से देखने मिला है, मार्केट शेयर लॉस भी देखने मिली है और वॉल्यूम्स भी थोड़ी फ्लैटन हो गए। और आखिर में जो है ओवरहैंग ऑफ कोर्स ये ब्लॉक सेल का चल रहा है और जो स्पॉट रेट्स हैं अभी हायर लेवल्स पे है, उसके कारण क्या हो रहा है, बायलैटरल ट्रेडिंग हो रही है जिस पे एक्सचेंज पार्टिसिपेट नहीं कर पा रहा, तो एक रेवेन्यू सोर्स जो है कम हो रहा है। अगर स्टॉक स्पेसिफिक बात करें तो करंट सिचुएशन में जो वॉल्यूम ग्रोथ आ रही है FY24 से FY30 तक, वो लगभग 20% का एस्टिमेटेड है ब्रोकरेजेस का, और स्टॉक अगर एक साल में देखें तो 20% का गिरावट ज़रूर देखने मिला है, तो अंडर परफॉर्म किया गया है स्टॉक। और अगर एनालिस्ट कम्युनिटी की भी बात करें तो सिर्फ 54% ऑफ द टोटल 17 एनालिस्ट जो स्टॉक को ट्रैक करें उनका बाय रेटिंग है। बाकी जो बचे हुए एनालिस्ट हैं 8 एनालिस्ट, उनमें जो है सेल और होल्ड रेटिंग है। ओके, ठीक है, IEX वैसे भी एक ऐसे लेवल पे चल रहा है जहां से मेक ब्रेक हो सकता है और खबर ये है कि इसके अंदर एक ब्लॉक डील लग सकती है और ये डिस्काउंट रेट पे आ सकती है। 155 का भाव है इस समय का। अभी थोड़ी देर में आपको ओपनिंग मिल जाएगी, लेकिन ठीक उससे पहले अगर आज मार्केट के कुछ एक शेयर्स देखें तो अपोलो हॉस्पिटल्स में थोड़ा ध्यान रखिए, आज ये करीब 0.5% ऊपर खुल रहा है। टाइटन, पावर ग्रिड, मारुति, इन सब के पास करीब आधे % के आसपास की अच्छी ओपनिंग आपको आती हुई दिख सकती है। जो शेयर कमज़ोर खुलने वाले हैं उसमें HDFC लाइफ, सन फार्मा, ICICI और SBI लाइफ जैसे शेयर्स होंगे, इनमें 1/4% तक की गिरावट होगी। कुल मिला के सारी बात यह है कि कोई भी शेयर ऐसा नहीं है शुरुआत में जो 1% से बड़े गैप के साथ खुल रहा हो और 1% के बड़े गैप डाउन के साथ खुल रहा हो। फिर हमने नेक्स्ट 50 वाला एरिया भी जाके चेक किया इस बार कि वहाँ पर कुछ ऐसा शेयर
मिल रहा है हमको क्या? आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल होगा एक शेयर जहाँ पे आधे से पौने 1% तक की गिरावट है, और बढ़ने वाले शेयर्स में अडानी ग्रीन्स है जो करीब पौना 1% ऊपर खुलेगा। कुल मिला के सारी बात यह है कि आज मार्केट थोड़ा साइडवेज टू पॉजिटिव रह सकता है। देखते हैं आज कैसे ट्रेड होता है। शुरुआत मिली है 8 पॉइंट के गैप के साथ और 8 पॉइंट डाउन खुला है निफ्टी, और 1000 शेयर बढ़त के साथ हैं। एडवांस डिक्लाइन जो भी आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं ये थोड़ी ज़्यादा बेहतर है, इन स्पाइट ऑफ दिस कि आपको लेवल्स जो मिल रहे हैं स्क्रीन पर फ्लैट निफ्टी, लेकिन 1000 के बदले में 400 शेयर अभी कमजोर हैं। आते निफ्टी बैंक पे 50 पॉइंट की मामूली गिरावट है, 44,000 से लेके 44,200 जिस रेंज पे भी बैंक निफ्टी चल रहा है ये बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट एरिया है। और अभी आपको सुबह किरण ने ये बात बताई भी थी कि इस रेंज में जब ये आ जाए तो एक बार 43,900 का स्टॉप लॉस लगा के आप ले भी सकते हो। थोड़ा सा आप ध्यान रखिएगा, कम वॉल्यूम के साथ ट्रेड लीजिएगा। ऑल टाइम हाई लगा हुआ और उसके बाद से कुछ प्रॉफिट बुकिंग भी हो सकता है मार्केट में आ जाए। निफ्टी पे शुरुआत देख लेते हैं। आज बढ़ने वाले शेयर्स में एचसीएल टेक एकदम से ऊपर आया, आधे % ऊपर है। यूपीएल के अंदर अब 1/4% की बढ़त है। इसके अलावा अल्ट्राटेक सीमेंट, ग्रासिम इंडस्ट्रीज, 2 सीमेंट की कंपनियां और सामने निकल के आई हैं। ओएनजीसी कल तेज पिटाई हुई थी लेकिन आज अपने आप को थोड़ा संभालने की कोशिश कर रहा है। शुरुआती आंकड़ा इसके अंदर हरे निशान में देखने को मिल रहा है। आते कमजोर शेयर आईटीसी के अंदर प्रॉफिट बुकिंग 440 पे, हिंडाल्को, डॉक्टर रेड्डीज, डिवीज, सन फार्मा, ये कुछ एक वीक काउंटर है, यानी कि फार्मास्यूटिकल्स आज पार्टिसिपेट नहीं कर रहा। बड़े शेयर्स आज थोड़े कमजोर हैं। आप देख पा रहे होंगे एक और चीज नोटिस की होगी, सिर्फ 1-2 मिनट के अंदर आपने 1000 के 1000 शेयर एडवांसेस एज इट इज खड़े हैं, लेकिन जो डिक्लाइंस 300 थे वो 600 हो गए। यानी कि खुलने के बाद बाजार में जो पहला टिक किसी का भी अगर हरे निशान का आया वो धीरे धीरे करके लाल निशान में तब्दील हो रहा है। अब रेशियो 10:6 की है जो 10:3 की हुआ करती थी, ये मात्र 1 से 1.5 मिनट में हुआ है। आते बैंकिंग वाले काउंटर्स पे 12 के 12 बैंकिंग काउंटर्स हमने चेक किए हैं, उसमें से 3-4 शेयर बढ़कर हैं, जैसे पीएनबी, आईडीएफसी फर्स्ट, फेडरल, जो नॉन वेटेज वाले हैं। जो वेटेज वाले वो कमजोर हैं, जैसे इंडसन, एसबीआई और एचडीएफसी और आईसीआईसीआई, ये सभी कमजोर हैं, इसलिए बैंक निफ्टी आपको थोड़ा नीचे दिखेगा। आईटी जो इसका वर्सेस चल रहा है, आईटी के अंदर अगर आप चेक करेंगे तो आपको इक्का दुक्का शेयर ही कमजोर दिखेगा, जैसे टीसीएस फ्लैट टू नेगेटिव और इसके अलावा ओरेकल है जो फ्लैट टू नेगेटिव है। ज्यादातर शेयर आधे 1/4% की बढ़त के साथ आपको ट्रेड करते हुए दिख रहे हैं। अब जो एडवांसेस का आंकड़ा है वो भी 1000 नीचे आ चुका है, 13 पॉइंट का नुकसान। आज साइडवेज थोड़ा मार्केट ज्यादा लगता है बजाय आज कुछ एग्रेशन के। ये हीट मैप अपनी स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं। बढ़ने वाले शेयर के पास भी 1% नहीं है और सबसे कमजोर वाले शेयर के पास भी 1% नहीं है। कुल मिला के मार्केट के अंदर आज चर्निंग हो रही है और इस चर्निंग में आपको स्क्रीन भी 50-50 दिख रही होगी कि आधे शेयर हरे निशान में और आधे शेयर लाल निशान में आपको दिख रहे हैं। अडानी और बजाज ग्रुप के शेयर थोड़े ज्यादा एक्टिव हैं, आज इनमें आपको ट्रेडिंग मूव्स मिल सकते हैं। अब मानसी आपको छोटे मझोले शेयर्स बताएंगे और साथ ही मेहमानों से पता करेंगे क्या करना चाहिए। मानसी, बिल्कुल धीमी शुरुआत हुई है बाजार की और मिड कैप की तस्वीर भी कुछ ऐसी नजर आएगी। ऑफ कोर्स हमने खरीदारी के साथ ट्रेंड खुलता जरूर देखा, लेकिन सॉफ्ट स्टार्ट टू मिड कैप इंडेक्स एज वेल। स्टॉक स्पेसिफिक अगर देखेंगे, औरोबिंदो फार्मा के चार्ट्स देखें, टॉप परफॉर्मिंग मिड कैप कैटेगरी में आगे अगर देखेंगे हेल्थ केयर, डायग्नोस्टिक स्पेस है, बैंक्स, फाइनेंशियल्स के चुनिंदा काउंटर्स हैं, आईटी, मिड कैप आईटी स्पेस, एलएनटी टेक्नोलॉजी सर्विसेज, कोफोर्ड जैसे काउंटर्स हैं जो कि परफॉर्म कर रहे हैं। और साथ ही इंडियन होटल्स पर भी नजर रखें, ये स्टॉक भी आज वापस से खरीदारी की तरफ बढ़ता हुआ इस वक्त नजर आ रहा है। लेकिन गिरावट कहां से हाथ लगी? मिड कैप में हम देख रहे हैं आईआरएफसी, आरवीएनएल जैसे चार्ट्स हैं। ऑफ कोर्स आरवीएनएल के कल नतीजे हैं, कमजोर नतीजे थे, उसका एक इंपैक्ट नजर आ रहा है। वहीं आरईसी लिमिटेड, पीएफसी आरईसी जो कल चल रहे थे आज नहीं चल पा रहे हैं। ईयू बैंक, बंधन बैंक जैसे स्टॉक्स हैं जहां पर गिरावट है, लेकिन कुछ काउंटर्स जहां पर अच्छे नतीजों का एक्शन दिख रहा है, मॉन्टे कार्लो, एनबीसीसी, हाइकल, एनएचपीसी, रिको ऑटो, ये सारे के सारे स्टॉक्स न्यूज फ्लो या फिर पॉजिटिव सेट ऑफ नंबर्स के चलते इस वक्त रिएक्ट करते हुए दिख रहे हैं। अजय, कह सकते हैं कि एक धीमी शुरुआत बाजार की कल के एक्शन के बाद। ये हम बात कर ही रहे थे कि कहीं ना कहीं थोड़ा सा रेजिस्टेंस, थोड़ा साइडवेज मूव आएगा, उसके बाद उस पुल बैक में आपको खरीदारी करनी चाहिए, ये हमारे पैनलिस्ट बोल रहे थे। आइए उनसे एक क्विक कॉल्स ले लेते हैं। ओपनिंग ट्रेड में क्या देख रहे हैं? राहुल, आप बताइए कौन से स्टॉक पे आपकी नजर है ओपनिंग ट्रेड पे? सीमेंस अभी भी अच्छा लग रहा है और आज बहुत स्ट्रांग है, 3550 पे ट्रेड कर रहा है, तो यहाँ पे भी एक इंट्राडे लॉन्ग के लिए इट इज लुकिंग गुड। ग्रैन्यूल जैसे सुबह हमने टेस्ट किया था 1% ऊपर है, 284 के आसपास चल रहा है, तो ये दोनों स्टॉक्स पे नजर रख सकते हैं अभी भी। किरण, आपका ओपनिंग ट्रेड क्या रहेगा?
सो ओवरऑल मार्केट जिस तरह से ओपनिंग हुआ है कहीं ना कहीं ब्रॉडर लाइन पे जो हमने सुबह डिस्कस किया था वैसा ही कुछ ओपन हुआ है। अगर बैंक निफ्टी की मैं बात करूं तो 15 मिनट चार्ट्स के ऊपर आप देखोगे तो कहीं ना कहीं अभी फर्स्ट कैंडल प्लॉट हो रही है। नीचे जैसे हमने कहा था कि 44,150 180 के आसपास अगर कोई भी डिप मिलता है तो वी वुड लाइक टू गो लॉन्ग। अभी तक उसने 44,200 तक के बॉटम बनाए, अब डेज हाई के ऊपर आसपास ट्रेड कर रहा है, तो वापस आपको डिप मिलेगा 44,200 100 के बीच में कोई भी डिप आता है तो वी वुड लाइक टू गो लॉन्ग ऑन इंडेक्स। बैंक निफ्टी पर्सपेक्टिव से हम तो काफी बुलिश है। निफ्टी की अगर मैं बात करूं तो कहीं ना कहीं 18,700 750 के आसपास हमें आज इंट्राडे रेजिस्टेंस लग रहा है, और अगर इंट्राडे सपोर्ट्स की बात करें तो 18,500 के आसपास है। तो कोई भी डिप आता है तो निफ्टी में भी हम बाई करेंगे। बैंक निफ्टी में ऑलरेडी हमें अपॉर्चुनिटी मिल गई है, सो वी आर लॉन्ग ऑन दैट। और पर्टिकुलरली स्टॉक स्पेसिफिक अगर मैं बात करूं तो आईटी स्टॉक्स के ऊपर हमें ध्यान देना रहेगा। मास्टेक हमने सुबह डिस्कस किया था। अगर हम जो लार्ज कैप आईटी है वहां पे भी कहीं ना कहीं टीसीएस में देख रहे हैं कि लोअर लेवल से रिकवरी देखी गई है, सो अगर वहां पे भी 3300 होल्ड रहता है तो टीसीएस में हमें एक अच्छा लॉन्ग ट्रेड मिल सकता है। बैंक निफ्टी ने मौका दिया है, अब निफ्टी की तरफ नजर होगी और निफ्टी के कंट्रीब्यूटर्स में हम देख रहे हैं रिलायंस, एचसीएल टेक, इन्फोसिस, एचयूएल, कोटक बैंक जैसे काउंटर्स इस वक्त सबसे आगे नजर आ रहे हैं। कुछ बताएं कैसे देख रहे हैं बाजार की ओपनिंग ट्रेड्स क्या होंगे आपकी तरफ से? कहा था शायद एक थोड़ा सा पॉज हो सकता है, थोड़ा कंसोलिडेशन हो सकता है, या तो 1-2 दिन का, या परहैप्स अंटिल दिस वीकली एक्सपायरी, एंड दैट इज जस्ट बिफोर वी बिगिन द नेक्स्ट लेग ऑफ अप मूव। तो मुझे लग रहा है कि यहाँ पे थोड़ा सा एक पॉज हो सकता है। आई विल बी क्यूरियस टू सी कैसे ऑप्शंस डेटा पैन आउट होता है, बिकॉज 18,600 के आसपास हमने निफ्टी में कॉल और पुट दोनों में अच्छा खासा बेस बनते हुए देखा था। तो मैं ये देखना चाहूंगा कि ड्यूरिंग द डे किसका पलड़ा ज्यादा भारी होता है। दैट सेड मेरे जो पिक्स हैं ये फिलहाल मार्केट ओपन होने के बाद डेटा पैटर्न्स में अच्छा खासा जो एक अप ट्रेंड चल रहा था वो कंटिन्यू होता हुआ नजर आ रहा है। तो मेरे हिसाब से ये एक स्टॉक है जिसपे बिल्कुल नजर होनी चाहिए। अगर आप इंट्राडे के लिहाज से भी लेना चाहें तो इसमें बाई कर सकते हैं। 1730 और 1760 के जो दो लेवल्स हैं ये आपके लिए एज अ टारगेट एक्ट करेंगे। यहाँ पे 1960 का जो आज का लो बना है उसको आप अपना स्टॉप लॉस बना के चलें। तो ओवरऑल सेटअप इसमें पॉजिटिव है, मोमेंटम बरकरार है और फॉलो थ्रू बाइंग भी आते हुए दिख रही है। तो डेटा पैटर्न्स यहाँ से अच्छा लग रहा है। शर्मिला, आपसे भी एक बार आपका आउटलुक जानना चाहेंगे। इस वक्त वैल्यू आपको कहां से मर्ज होती हुई दिख रही है? नतीजों पर मैं जा रही हूँ कि अगर आपके नतीजे अच्छे हैं और आगे चलकर आउटलुक अच्छा लग रहा है देन और ऑब्वियसली वैल्यूएशन आपके फेवर में है तो इस तरह के स्टॉक्स मुझे पसंद आ रहे हैं। तो कमिंस वुड बी वन नेम। ये स्टॉक एक्चुअली रिजल्ट के बाद करेक्ट भी हुआ था, लेकिन सिंस देन वी सीन अ पिकअप और मेरे हिसाब से ये स्टॉक ये लेवल पर भी मुझे अच्छा लगता है। LIC कुड बी अनदर वेरी इंटरेस्टिंग स्टॉक क्योंकि उनके नतीजे तो अच्छे थे ही, लेकिन जिन पैरामीटर्स पर इम्प्रूवमेंट आई है दैट बोर्ड्स वेल फॉर द फ्यूचर। और ये स्टॉक काफी अंडर परफॉर्म कर चुका है, इवन सिंस इट्स लिस्टेड इट्स नॉट रियली डन मच, तो वो एक स्टॉक हो सकता है। तो आई थिंक जिन कंपनीज के नतीजे इस क्वार्टर में अच्छे लगे आए हैं और वैल्यूएशंस ठीक लग रही उनमें से ये दो नाम। ये लेमन ट्री के आज रिजल्ट्स आए हैं। इनफैक्ट अगर आप देखें इंडियन होटल भी मजबूती के साथ ट्रेड कर रहा है और बाजार में ये व्यू है कि होटल सेक्टर में अभी भी तेजी है। अगर रिजल्ट्स देखें ऑलरेडी इंडियन होटल के रिजल्ट आपने देखे होंगे तोड़फोड़ थे, तो अगर लीडर के लिए जो है वो बाकी कंपनी से भी अप्लाई होता है। लेमन ट्री इन पर्टिकुलर, शर्मिला आप इस भाव से लेंगी क्या लेमन ट्री? I agree with you. I think Indian hotels के नतीजे बहुत ही बेहतर थे और वो स्टॉक ऑफ कोर्स पहले भी मैं रेकमेंड कर चुकी हूँ इंडियन होटल्स। लेकिन लेमन ट्री जैसे कि आपने कहा क्योंकि इनका मॉडल थोड़ा अलग है और जिस तरह के इन्होंने भी साइन अप्स किए हैं और जो ओवरऑल सेक्टर आउटलुक है वो पॉजिटिव है ही। और once you are supported by good outlook, good numbers, तो I think it's a win for the stock। तो yes, ये स्टॉक भी मुझे ये लेवल पे काफी अच्छा लगता है। सोलर के स्टॉक्स की अगर हम बात करें, आइनॉक्स विंड कल भी 14% का ब्रेकआउट दिखाई दे रहा था। आइनॉक्स विंड लेके आई आज 5% एक और मूव। और दूसरा सुजलॉन मैं बता दूं अपने व्यूअर्स को कि थोड़ा रिस्की कैटेगरी हो सकता है। बहुत रिस्ट्रक्चरिंग का अटेम्प्ट हो रहा है कंपनी में। एक टाइम पे बड़ी कंपनी हुआ करती थी, लेकिन अगर आप लास्ट 3 से 6 महीने का ग्राफ देखें तो 8 वाला 10 क्रॉस करता हुआ नजर आया है। और आज ये खबर ये कि कुछ कंसेशन सरकार दे सकती है टैक्स के मामले में विंड कंपनीज को। तो आइनॉक्स ये देखिए 3 महीने में 25% चल गया। आइनॉक्स और सुजलॉन, राहुल प्योरली चार्ट्स क्या कहते हैं? तो
पहले बात करेंगे तो आइनॉक्स एक इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न से ब्रेकआउट हुआ है कल, और एक अच्छा वीकली चार्ट पे देखेंगे तो भी एक अच्छा कैंडल बना है, अपवर्ड मोमेंटम है। बट प्रॉब्लम ये है कि आइनॉक्स विंड में 143 से लेके 155 तक एक सप्लाई एरिया है, तो लॉन्ग तो इनिशिएट कर ही नहीं सकते इवन दो मोमेंटम अपसाइड की तरफ है। आई रिपीट, 143 से लेके ऑलमोस्ट 158 159 तक एक सप्लाई जोन है, तो लॉन्ग अभी इनिशिएट नहीं करेंगे। सुजलॉन मैंने लास्ट टाइम भी व्यू दिया था कि बहुत रिस्की बन जाता है, और इतना लंबा कंसोलिडेशन हुआ है कि जब तक पूरा वो बैंड कंसोलिडेशन बैंड से बाहर नहीं आता है जो 13.5 के आसपास है, टू टच दिस स्टॉक पूरा इट विल जस्ट ईट अप योर टाइम, आपका टाइम चलता रहेगा और ये स्टॉक कंसोलिडेट होता रहेगा। तो 13.5 जब तक क्रॉस नहीं करता है लॉन्ग नहीं इनिशिएट करेंगे सुजलॉन में। ठीक है, ये राय आपको मिलती हुई। लेकिन एम्बर एंटरप्राइजेस कुछ क्या इस पर कोई कन्विक्शन बन रहा है? आज सुबह जेफरीज की एक रिपोर्ट भी थी और 3120 तक के टारगेट्स हो जा रहे थे। 2% की तेजी के साथ स्टॉक में आज हमने हरे निशान के साथ ट्रेड्स खुलते देखे। इनका ये कहना है कि डोमेस्टिक एसी इंडस्ट्री जो है मल्टी ईयर ग्रोथ के लिए आगे बढ़ रही है। एम्बर एंटरप्राइजेस पर राय? स्टॉक अप ट्रेंड एक अटेम्प्ट कर रहा है। डेफिनेटली हमने आई थिंक मिड मई में एक ब्रेकआउट आते हुए देखा था वॉल्यूम बैक, और फिलहाल उसको सस्टेन भी कर रहा है। थोड़ा सा कंसोलिडेशन है, लेकिन मैं कहूंगा इसमें थोड़ा वेट एंड वॉच करें, बिकॉज यही जो करीब 2200 से 2250 के जो जोन्स हैं यहाँ पे इसमें कंजेशन है। हमने देखा है उन्हीं लेवल से स्टॉक ने ब्रेक डाउन दिया था, तो आई वोंट बी सरप्राइज कि थोड़ा सा सप्लाई यहाँ पे इमर्ज होगा। सो दिस इज मोर फॉर गाइज हु हैव एन एग्जिस्टिंग पोजीशन इन दिस। अगर आपके पास एग्जिस्टिंग पोजीशन है तो आप इसको 2120 के जो लेवल्स है उसके हिसाब से ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ इसमें बने रहें। फ्रेश पोजीशंस जो है मैं ये 2250 के जो लेवल्स हैं ये क्रॉस होंगे फिर इनिशिएट करूंगा, तो हो सकता है थोड़ा सा सेलिंग प्रेशर या एग्जिट आपको इन लेवल्स पे आता हुआ देखने मिले स्टॉक में। एग्जिस्टिंग पोजीशन है तो इंटैक्ट रखें, नई पोजीशन के लिए इस वक्त फिलहाल राय नहीं। लेकिन औरोबिंदो फार्मा के चार्ट्स को एक बार फिर से रिविजिट करना चाहिए। 6% की तेजी इस वक्त नजर आ रही है, और आज सुबह ब्रोकरेज रिपोर्ट्स में भी इसका जिक्र हमने किया था। 2 पॉजिटिव ब्रोकरेज रिपोर्ट्स। किरण, 7% इनफैक्ट देखिए 652 के लेवल्स पर ये स्टॉक ट्रेड करता हुआ। और फार्मा जैसे हमने सुबह में डिस्कस किया, कहीं ना कहीं डेली चार्ट के ऊपर जिस तरह से अब वो फ्रेश ब्रेकआउट के आसपास ट्रेड कर रहे हैं, डेफिनेटली जिनके पास है उनको होल्ड रखना चाहिए। अगर किसी को फ्रेश खरीदारी करनी है तो कहीं ना कहीं आप वेट कीजिए, 640 635 के आसपास कोई डिप आता है तो आप लॉन्ग कीजिए, चेस मत कीजिए स्टॉक को। चांसेस है कि हम ऊपर में फिर भी एक तेजी कंटिन्यू रह सकती है। ओवरऑल जैसे हमने सुबह भी डिस्कस किया था कि 640 के बाद हम 700 तक के टारगेट औरो फार्मा में देख सकते हैं। तो करंट मार्केट प्राइस से तो चेस नहीं करें, लेकिन कोई भी डिप आएगा 640 तक तो हम लॉन्ग करके जाएंगे। ओवरऑल जो स्टॉप लॉस है वो 620 610 का आप मेंटेन कर सकते हैं। और फार्मा से ही अगर आपको कोई स्टॉक लेना है तो आप लूपिंग के ऊपर ध्यान दे सकते हैं। एक फ्लैग पैटर्न ब्रेकआउट के बाद आप कंसोलिडेट हो रहा है, अगर आप 5-6 दिन स्टॉक में इन्वेस्ट करते हो तो लूपिंग के ऊपर ध्यान रखिए। कोई भी डिप आता है करंट मार्केट प्राइस से आप लॉन्ग कीजिए। 780 का आप स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए। जिस तरह के चार्ट पैटर्न है आप डेफिनेटली इसमें 900 तक की रैली एक्सपेक्ट कर सकते हैं। एवरेडी इंडस्ट्रीज को देखिए, काफी टाइम कंसोलिडेट करने के बाद स्टॉक धीरे धीरे एक बॉटम बना के आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा लगता नजर आ रहा है। इसका 1 साल का ग्राफ दिखाइए डायरेक्टर साहब। नीचे में 300 के भी नीचे चला गया था, इनफैक्ट लेके आइए चार्ट्स। राहुल, आपने एवरेडी इंडस्ट्रीज के चार्ट को देखा है? 275 से मल्टीपल बार सपोर्ट लेता हुआ ये स्टॉक रिबाउंड कर रहा है। अगर ये वाकई चल रहा है तो ऊपर के टारगेट्स क्या बन सकते हैं? एवरेडी का बहुत नियर टर्म टारगेट आप देख सकते हैं 355 357 उस रेंज में, जहां पे एक सप्लाई एरिया स्टार्ट होता है। अभी हाल ही में 20 डे ईएमए के ऊपर ये क्लोज हुआ है और एक अच्छा सपोर्ट जोन से, जैसे आपने कहा, बाउंस हुआ है। तो शॉर्ट टर्म के लिए बुलिश व्यू ही है। आज इंट्राडे के लिए भी अच्छा लग रहा है, और शॉर्ट टर्म के लिए 358 359 लाइक आई सेड एक्सपेक्ट कर सकते हैं। हर बार जब वो नीचे गिरता है 20 डे ईएमए को सस्टेन नहीं कर पाता है, बट इस बार का जो मूव है अच्छी तरह से सपोर्ट लेके बाउंस हुआ है, तो इसीलिए इस बार का मोमेंटम थोड़ा बेटर रहेगा। थाइकिल का भी यही कहानी है। थाइकिल रिजल्ट के ऊपर आज बड़ा ब्रेकआउट देता हुआ नजर आ रहा है कुछ, लेकिन अगर आप देखेंगे 300 रुपए के नीचे बहुत लंबे समय तक अटका रहा। डायरेक्टर साहब 1 साल का चार्ट दिखाइए, आपको मालूम चलेगा। इसके अंदर ये देखिए, ऊपर टॉप बनाया 380 400 के करीब का, उसके बाद ये नीचे आ गया और ये एक 300 रुपए क्रॉस ही नहीं कर पा रहा था। आज के अपमूव में 312-15 के आसपास आता हुआ, क्या ये ब्रेकआउट सस्टेनेबल है? कुछ
तो अजय देखिए सस्टेनेबल लग रहा है क्योंकि इसके जो कुछ की एवरेजेस थे और जो इसका एक रेजिस्टेंस जोन था जो आपने बताया बिल्कुल 300 का उसके ऊपर निकला है। तो मेरे हिसाब से यहाँ पे एक क्लियर रन मिल सकता है 325 टू 330 के जो जोन्स हैं उस वहां तक। अब इन लेवल पे आप देखिए एक कंजेशन भी है और इसका 200 डे मूविंग एवरेज भी रेस्ट कर रहा है। तो मेरे हिसाब से इसमें आप फ्रेश पोजीशन ले सकते हैं बिकॉज यहाँ से अगर आप 330 भी पकड़े तो भी इट्स अ डिसेंट 7-8%। तो ट्रेडिंग के लिहाज से इट्स अ डिसेंट रिटर्न और रिस्क रिवॉर्ड रेशियो भी आपका फेवरेबल है। 300-305 के जो लेवल्स हैं इनको आप अपना स्टॉप लॉस बना के चलें तो टाइट टारगेट और टाइट स्टॉप लॉस ही सही बट इनके लिए आप इसमें बाइंग पोजीशन लेके चल सकते हैं। आज ही शुरुआती सत्र में आप देखो तो वॉल्यूम जो है ये काफी अच्छा पिक हुआ है। तो मेरे हिसाब से 330 तक का एक क्लियर रन स्टॉक को यहाँ पे मिल सकता है। ओके इस बीच मैक्रोटेक डेवलपर्स लोढ़ा 1% इक्विटी पर ब्लॉक डील की खबर यहाँ पर आती हुई और इनफैक्ट कल ही स्टॉक चल रहा था लेकिन अजय इस वक्त आप देखें करीब 2% की गिरावट के साथ स्टॉक में ट्रेड्स। इसका ब्लॉक जब हुआ है इसका 1% इक्विटी बहुत बड़ी कंपनी है भाई ये बिल्कुल 50-60 हजार करोड़ का एम कैप है इसका 1% स्टेक तो ऑब्वियसली थोड़ा डिस्काउंट पे हुआ होगा और वहां से रिकवर करता हुआ आ रहा है। कल जी से ब्रेकआउट सब परसों भी था तो ये करीब 800 वाला लेवल जो है 1000 क्रॉस हुआ है पिछले 3 से 4 महीने में। राइट राहुल जरा इसके चार्ट्स देख के बताएं ये बड़ा ब्लॉक हुआ है मजबूत हाथ आते हुए नजर आ रहे हैं इस भाव पे लेना चाहिए? अभी भी मिल रहा है 1040 पे, कल का हाई भी 1060 के करीब था। तो एक अच्छा अपवर्ड ट्रेंडिंग चैनल में चल रहा है लोधा की आप बात करें तो अभी भी चैनल ब्रेक नहीं हुआ है। अच्छा सस्टेनेंस है 20 डे ईएमए के ऊपर, ओवर एक्सटेंडेड नहीं है, मोमेंटम इंडिकेटर्स भी साथ दे रहा है। तो चार्ट्स पे तो ऐसा कुछ नजर नहीं आ रहा है जो मोमेंटम को स्टॉप कर सके। एक नियर टर्म रेजिस्टेंस है बट वो 1070 और 1080 के बीच में, तो अभी भी 2-3% अपसाइड की तरफ हम देख सकते हैं। बेटर इन सब काउंटर्स को बाय करना चाहिए जब वो थोड़ा पॉजिटिव हो मार्केट के केस में। अभी तो -2% चल रहा है तो आज लॉन्ग इनिशिएट मत कीजिए। आइदर जब प्राइस 1005-1010 पे आता है लॉन्ग इनिशिएट कर सकते, या 1060 अगर क्रॉस करता है तो एक 2% के लिए इनिशिएट कर सकते हैं। बिल्कुल ये तो खरीद के मौके डेवलप होते हुए नजर आ रहे हैं। इस गिरावट में जो लेवल्स आपको बताए जा रहे हैं उन स्तरों पर खरीदारी की राय बनती हुई। लोढ़ा में इस वक्त हम देख रहे हैं एक डाउनवर्ड मोमेंटम नजर आता है लेकिन शोभा लिमिटेड में करीब 6% की तेजी के बाद प्रॉफिट बुकिंग का फेस भी देखने को मिला है। इस बीच बाजार जो है रिकवरी अटेम्प्ट कर रहा है और रिकवरी अटेम्प्ट करने में कामयाबी भी हाथ लगी है। आप देखेंगे अगर इंडेक्स को एक कर निफ्टी में भी हम देख रहे हैं निचले स्तरों से बाजार में जो एक म्यूटेड स्टार्ट आया था उसके बाद एक रिकवरी मोड भी आता हुआ नजर आ रहा है। इसके अलावा भी अगर आप देखेंगे बैंक निफ्टी के चार्ट्स और साथ ही ब्रॉडर इंडिसेस में भी कुछ मौके इस वक्त डेवलप होते हुए नजर आ रहे हैं। आइए मिड कैप स्पेस की ही कुछ चुनिंदा कंपनियां जो कि इस वक्त अच्छी मजबूती दिखा रही है उस पर नजर डालते हैं। रिजल्ट स्पेसिफिक इंपैक्ट भी काफी सारे दिखे हैं लेकिन इस बीच अगर आप देखेंगे मैक्स हेल्थ केयर के चार्ट्स को करीब 1.5 से 2% तक की तेजी यहां पर नजर आ रही है। इनफैक्ट मिड कैप आईटी प्लेज में भी कुछ परसिस्टेंट बैक टुवर्ड्स द एक्शन करीब आधे से 1% तक की तेजी देख रहा है। बताइए मिड कैप आईटी प्लेज में क्या इस वक्त एंट्री पॉइंट्स डेवलप हो रहे हैं? बिल्कुल हो रहे हैं। जिस तरीके का मोमेंटम इनमें बना हुआ है ये इनको कैरी फॉरवर्ड कर सकता है टू हायर लेवल्स। आप देखिए कोफोर्ज, बीसॉफ्ट, परसिस्टेंट इनमें बिल्कुल ट्रैक्शन आते हुए नजर आ रहा है। बट वेरी इंटरेस्टिंगली जो लीडर्स हैं ये भी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। तो आप देखिए हमें जो HCL टेक में एक अच्छा खासा स्पाइक देखने मिला है। मेरे हिसाब से यहाँ पे इट्स नॉट अ बैड आइडिया टू स्टे विद सम ऑफ दीज सिलेक्ट नेम्स। तो HCL टेक, परसिस्टेंट, KPIT टेक ये कुछ नाम होंगे जिन पे मेरी नजर रहेगी। तो परसिस्टेंट तो बिल्कुल है ही, इसके बारे में हमने कल भी डिस्कस किया था। आज मैं कहूंगा HCL टेक पे नजर रखें। एक स्मार्ट रिकवरी हमें देखने मिली है और एक अच्छा खासा अपमूव देखने मिला है। तो यहाँ पे जो इसके रिसेंट हाइज बने थे करीब 1160 के करीब के, यहाँ तक ये स्टॉक बिल्कुल जा सकता है। तो इंट्राडे में अगर आप लेना चाहें तो 1160 के टारगेट के लिए इसे आप बाय करें। 1125 ये आपका स्टॉप लॉस रहेगा। एक क्विक अपडेट दे दूं, अभी आई थिंक 5-10 मिनट पहले हमने डेटा पैटर्न्स के बारे में डिस्कस किया था। 1730 के और 1760 के 2 टारगेट्स के लिए 1730 तो ऑलमोस्ट आ ही चुका है। तो किसी ने लिया हो तो बिल्कुल सेकंड टारगेट के लिए इसमें आप होल्ड कर सकते हैं। डेटा पैटर्न्स पर अपना आउटलुक कुछ शेयर कर रहे हैं। 4% की तेजी 1727 के स्तरों पर इस वक्त ट्रेड करता हुआ। इस बीच किरण सीमेंट स्टॉक्स में भी हल्की हल्की मजबूती इस वक्त नजर आ रही है। सीमेंट मेजर्स में इतना एक्शन नहीं है लेकिन जेके सीमेंट, इंडिया सीमेंट जैसे चार्ट्स को अगर देखेंगे जेके सीमेंट में एक शार्प अपमूव 2% तक की तेजी। अर्निंग्स कॉल है आज इनका, आज बाजार बंद होने के बाद उससे ठीक पहले स्टॉक में एक रिएक्शन।
सीमेंट की बात करो या तो अल्ट्राटेक सीमेंट की बात करो, दोनों में सिमिलर मूव है। पहले जेके सीमेंट की अगर हम बात करें तो यहाँ पे एक असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न ब्रेकआउट हमें देखने को मिल रहा है। स्टॉक अपने प्रीवियस जो एक शॉर्ट टर्म टॉप बनाए थे उसको अप्रोच कर रहा है। कहीं ना कहीं ये रैली कंटिन्यू रह सकती है 3200 तक। 3200 के बाद हमें देखना पड़ेगा कि अगर 3200 के ऊपर सस्टेन होता है तो रैली कंटिन्यू है, नहीं तो चांसेस बहुत प्रॉफिट बुकिंग आ सकता है। तो मेरे हिसाब से अल्ट्राटेक को ध्यान दे सकते हो। अल्ट्राटेक में एक फ्रेश ब्रेकआउट 7800 के आसपास आया है, 7900 के आसपास ये स्टॉक चल रहा है। अगर आप इसके मंथली या तो वीकली चार्ट देखोगे तो ऑल टाइम ब्रेकआउट के आसपास ये ट्रेड कर रहा है। अगर ये 7800 के ऊपर सस्टेन हो जाता है तो चांसेस है हम इसमें 8000 से 8300 तक की रैली अल्ट्राटेक के अंदर देख सकते हैं। तो डेफिनेटली अल्ट्राटेक हमें लग रहा है कि सीमेंट पैकमैन यहाँ से सरप्राइज और भी कर सकता है। ऑटो स्पेस में स्टॉक है फोर्स मोटर्स। फोर्स मोटर्स की जो स्कूल बसेस हैं आपने देखी होंगी सड़कों पर चलती हुई, बहुत ही शानदार। कुछ खबर मुझे तो नहीं दिखाई दे रही है, लेकिन स्टॉक सर्किट पे लग गया। बहुत दिनों बाद इसमें इतना मजबूत अप मूव देखने को मिला है। 3 महीने 6 महीने का अगर ग्राफ देखें तो आपको मालूम चलेगा कि कहाँ से आ रहा है ये करीब 1100 रुपये लेवल से वन साइडेड चला है, लेकिन ब्रेकआउट इधर 2 दिन में आया है। राहुल जरा फोर्स मोटर्स के चार्ट देख के बताएं। फोर्स मोटर्स में शायद कोई न्यूज आया है, क्योंकि इतना बड़ा अपमूव, वो भी अचानक एक अपवर्ड चैनल से ब्रेकआउट तो एमिनेंट था, बट इतना बड़ा ब्रेकआउट शायद न्यूज की वजह से ही होगा। अगर ये सर्किट खुलने के बाद सस्टेन करता है, अगर इवन फॉर 4-5 मिनट्स, तो शॉर्ट टर्म के लिए भी लॉन्ग जा सकते हैं, क्योंकि इतना बड़ा गैप के बाद इतना पॉजिटिव कैंडल जनरली बहुत ही पॉजिटिव साइन माना जाता है। तो शॉर्ट टर्म के लिए भी रख सकते हैं। ऑल टाइम हाई लेवल्स के एकदम करीब है, जो आसानी से टेकआउट होने चाहिए, तो शॉर्ट टर्म में बने रह सकते हैं इसमें। मोटर्स रेपको में दूसरे दिन भी बड़ा मूव, कल भी 8% ऊपर था। हमने आपको बताया था कि ये बाकी हाउसिंग फाइनेंस कंपनी से लोअर वैल्यूएशन पे ट्रेड कर रहा है, और इसको आप नज़र पे रखिए। लोगों ने लेना शुरू कर दिया है, बाजार में मजबूत हाथ घुस रहे हैं। आज भी 8% का अप मूव। खुश एक बार रिविजिट करेंगे, रेपको 250 क्रॉस हुआ है आज। आई थिंक जो टारगेट्स डिस्कस किए थे वो भी सारे ओवरशूट हुए हैं, और मुझे लग रहा है यहाँ से और भी अपसाइड बाकी है, बिकॉज 245 और 250 का जो कंजेशन जोन था उसको क्रॉस करता हुआ नजर आ रहा है। अभी मेरे से यहाँ पे आप 275 का जो लेवल है और जो दूसरा टारगेट है इसमें आप 285 का, इन लेवल्स के लिए बिल्कुल बने रहें। फ्रेश पोजीशंस भी चाहे तो आप इनिशिएट कर सकते हैं, बिकॉज मोमेंटम इसमें अब पिकअप होता हुआ दिख रहा है, वॉल्यूम भी अच्छा है। सो फिलहाल सारे ही जो बॉक्सेस हैं उसमें सही टिक कर रहा है ये, तो एग्जिस्टिंग पोजीशन भी होल्ड कर सकते हैं। फ्रेश पोजीशंस भी जो मैंने बताया टारगेट्स उनके लिए होल्ड करें। स्टॉप लॉस आप यहाँ पे 240 का लेके चलें, तो डेफिनेटली ट्रैक्शन, मोमेंटम, एवरीथिंग इज इन इट्स फेवर। आप यहाँ पे इसका जो मोमेंटम है ये राइड कर सकते हैं। हमने इस शेयर को डिस्कस किया था रेपको होम्स, और हमने राहुल से बात पता भी किया था कि आज खुलते इसको प्लस कर लें क्या। उनका भी जवाब था हाँ, अभी 8% ऊपर है, और कुछ भी कह रहे हैं कि शेयर ठीक है। खुश हमने आपसे एक शेयर भी पता किया था सेल, हालांकि आप मेटल्स के अंदर उतना दम तो नहीं दिख रहा। एक शेयर और भी आ रहा है लिस्ट के अंदर, क्योंकि आज सीमेंट्स के अंदर थोड़ा अच्छी खरीदारी है। श्री सीमेंट, अल्ट्रा, ग्रासिम, इंडिया सीमेंट, ज़्यादातर सीमेंट कंपनीज आपको ठीक मिलेंगी। कुछ आप इसमें से कोई एक सीमेंट कंपनीज के बारे में बता सकते हैं जिसका चार्ट ज़्यादा अट्रैक्टिव हो? श्री है, अल्ट्रा है, इंडिया है, तीनों आज ऊपर हैं। भी आप सही कह रहे हैं। देखिए सबका ही जो सेटअप है ये काफी पॉजिटिव है, बट इसमें हमारा जो फेवर्ड पिक रहता है ये अल्ट्राटेक सीमेंट रहता है। स्टॉक में क्लियर लीडर है, और हम वो लीडरशिप वाली क्वालिटीज भी देख रहे हैं। आप देखिए स्टॉक में कहीं भी कोई पॉज अगर आता है तो 20 डे मूविंग एवरेज तक ही आता है। कभी भी 50 डे मूविंग एवरेज तक भी स्लिप हो तो रिकवरी जो आती है काफी फास्ट आ रही है। सो ओवरऑल हमें लग रहा है कि इसका जो सेटअप है काफी पॉजिटिव है। यहाँ पे हो सकता है आपको 8000 का जो साइकोलॉजिकल लेवल है इसके आसपास थोड़ी सी पॉज आते हुए दिखे, बट अदर देन दैट इसमें कोई और टेक्निकल ग्लिच है नहीं, तो इसमें आप यहाँ पे भी लॉन्ग पोजीशन बना के चल सकते हैं। फ्रेश एंट्री के लिए 7850 करीब करीब जो आज का लो है, इसको आप अपना स्टॉप लॉस लेके चले। पहला टारगेट आपके लिए 8000 का होगा, दूसरा टारगेट 8075 का होगा। सो मेरे हिसाब से अल्ट्राटेक के साथ है, लीडर है और लीडर की तरह बिहेव भी कर रहा है, सो व्हाई नॉट। One quick update once again on data patterns as we speak. 1740 1750 का जो हाई है, जो हमने सेकंड टारगेट भी डिस्कस किया था, ऑलमोस्ट उसको भी हिट करता हुआ नजर आ रहा है। तो बिल्कुल नाउ इज द टाइम टू परहैप्स टेक सम प्रॉफिट ऑफ द टेबल, अगर किसी ने सुबह हमारा डिस्कशन सुन के लिया हो तो। ठीक है, डन सर, बिल्कुल बिल्कुल प्रॉफिट तो बुक करना ही चाहिए टाइम पे। एक शेयर और है राहुल, जरा ये शेयर आप चेक कीजिएगा, वो है चंबल फर्टिलाइजर।
आप देख रहे हैं शेयर बिल्कुल ऊपर भी नहीं आ रहा है, इसके रिजल्ट्स भी आ गए लेकिन उसके बाद का कोई इम्पैक्ट नहीं है। ये डाउनवर्ड चैनल्स के अंदर ऐसा फंसा है कि ये शेयर को थोड़ी दिक्कत हो रही है ऊपर आने में, और कोई बड़ी बात नहीं है कि ब्रेक डाउन भी कर दे ये। आपका इस पर टेक क्या है सर? तो चंबल फर्टिलाइजर्स पे लास्ट वीक भी हमने एक शॉर्ट कॉल दिया था आपके शो पे, और उसका टारगेट 280 था जो अचीव हो गया है। अभी भी कोई हालांकि सपोर्ट एरिया में है, बट जो कैंडल फॉर्मेशन आज बन रहा है, जो एक बेरिश एनगल्फिंग कैंडल, अगर वैसे क्लोज होता है तो ये सपोर्ट लेवल पे भी लॉन्ग करना बिल्कुल मुनासिब नहीं होगा। जब तक ये शेयर 291 क्रॉस नहीं हो जाता है, 291 नहीं 292 आई बेग योर पार्डन, 292 क्रॉस नहीं हो जाता है, कोई लॉन्ग पोजीशन इस पे बनाना एकदम मुनासिब नहीं रहेगा। एक इन्वर्टेड एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न से भी ये ब्रेक डाउन हुआ है, तो मल्टीपल पैटर्न्स की वजह से बेरिशनेस नजर आता हुआ दिख रहा है चार्ट पे। लॉन्ग इस पे नहीं सजेस्ट करेगी बिल्कुल। जेंटलमैन हमारे साथ जुड़े रहिए, आगे बढ़ते हैं, कुछ और स्टॉक्स के बारे में बात करते हैं। और इस बार अर्निंग्स के लिए फिनोलेक्स केबल्स से फोकस बन रहा है। फिनोलेक्स केबल्स अगर आप स्टॉक प्राइस देखें पिछले 6 महीने में 500 वाला 800 क्रॉस करता हुआ नजर आया है, बाजार की बड़ी रुचि है। हमारे साथ फिनोलेक्स केबल्स के CFO महेश विश्वनाथन जुड़ रहे हैं बातचीत करने के लिए। महेश जी गुड मॉर्निंग, बहुत बहुत शुक्रिया आपका ET Now संदेश पे बात करने के लिए स्वागत है। आपके फोर्थ क्वार्टर में आपकी परफॉर्मेंस के बारे में बात करते हैं, कहाँ से ग्रोथ आ रही है और ये वॉल्यूम का जो आपका इजाफा हुआ, आपने बढ़त देखी है, उसकी विजिबिलिटी क्या है और यहाँ से Q4 में जो ग्रोथ थे इलेक्ट्रिकल केबल्स में 7% का वॉल्यूम ग्रोथ था, और लेकिन कम्युनिकेशन केबल्स में हर एक प्रोडक्ट लाइन में करीब 25% का ग्रोथ था। तो क्वार्टर में ज्यादा वॉल्यूम ग्रोथ था एंड प्राइस ग्रोथ कम। बिल्कुल मिस्टर विश्वनाथन गुड मॉर्निंग। मार्जिन्स पर आपका आउटलुक समझना चाहेंगे, क्योंकि तिमाही आधार पर अगर हम देखें तो मार्जिन्स जो हैं वो 10 से 13% की रेंज में ही नज़र आए। इनफैक्ट इस वक्त तो मार्जिन्स में इस क्वार्टर के रिजल्ट्स को अगर देखें, मार्जिन्स में एक डाउन टर्न भी देखने को मिला है। तो क्या यहाँ से मार्जिन एक्सपेंशन की कोई पॉसिबिलिटी नज़र आती है, और साथ ही कॉपर प्राइसेस की वॉलेटिलिटी मार्जिन्स को कितना इम्पैक्ट करेगी? हमारे पीयर ग्रुप अगर देखेंगे तो उसमें इलेक्ट्रिकल केबल्स में हमेशा हमारा एबिटा नंबर्स करीब 13-14% के करीब रहे हुए हैं, और पीयर ग्रुप में शायद बेस्ट परफॉर्मर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि 13-14% इज सस्टेनेबल है। ये हो सकता है कभी बीच में 10% या 11% गिर सकता है, या कभी 15-16 भी जा सकता है। वो उसका कारण है कि कमोडिटी प्राइसेस के बेसिस पे हमारा प्रोडक्ट सेल होता है। तो अगर प्राइस ऊपर नीचे, कमोडिटी प्राइस ऊपर नीचे जब जाती है तो थोड़ी बहुत वॉलेटिलिटी होती है उसमें। अदर देन दैट 13% इज सस्टेनेबल मेरे ख्याल। महेश जी आपको पता है कि सरकार अब 5G रोल आउट को लेकर काफ़ी एग्रेशन के साथ काम कर रही है, और दूसरा डिजिटाइजेशन भी काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा है। तो आपका जो कम्युनिकेशन केबल वाला सेगमेंट है उसमें कितनी ग्रोथ है और उसमें कितना मार्जिन्स है, उसकी कुछ गाइडेंस दे पाए आप? आउटलुक हमारा काफी पॉजिटिव है, इसी वजह से हम उस सेक्टर में इन्वेस्टमेंट बढ़ा रहे हैं। अगले 1.5-2 साल के अंदर हम करीब 300 कोटी खर्च करने वाले हैं इन पुटिंग अप प्रीफॉर्म मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी। ये प्रीफॉर्म है जो रॉ मटेरियल है जिससे फाइबर बनती है। आज वो हम इंपोर्ट करते हैं, तो आगे जाके वो इंपोर्ट नहीं करेंगे, वी विल मेक इट इन आवर ओन फैसिलिटी। ये कमिटमेंट हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमारा वी बिलीव दैट कम्युनिकेशन सेगमेंट आगे जाके बढ़ सकती है, और 5G एक कैटलिस्ट होने वाली है उस एफर्ट में। लेकिन इसका परिणाम आपको 1 क्वार्टर या 6 महीने में नहीं मिलेगा। इट इज गोइंग टू बी अ लॉन्ग टर्म एफर्ट, एंड बेनिफिट इसका आएगा आगे 3-4 साल तक चलेगा।
राइट, ऑल राइट, बहुत बहुत शुक्रिया महेश जी आज हमसे बात करने के लिए और आगे आने वाले क्वार्टर्स के लिए आपको खुशकामनाएं। आगे बढ़ते हैं। फिनोलेक्स केबल्स में तो अच्छी हमने बढ़त देखी है रिजल्ट्स में भी, लेकिन उसके अलावा कुछ और स्टॉक्स में देखते हैं क्या हो रहा है। मान इंडस्ट्रीज जब से रिजल्ट आए 4 दिन पहले, पिछले हफ्ते उसके रिजल्ट आए थे, स्टॉक में एक अपमूव है, आज भी 4%। डेटा साहब इसका 3 महीने का ग्राफ दिखाइए, डेज हाई की तरफ जा रहा है, 135-36 के आसपास ट्रेड कर रहा है। रिजल्ट में कमेंट्री भी मैनेजमेंट ने काफ़ी मजबूत दी थी आगे आने वाले क्वार्टर्स के लिए। अब देखें कि पिछले 3-4 महीने में ही चला ये स्टॉक, वरना ये 75-80 के आसपास घूमता चला जा रहा था। 3 महीने पहले इसके अंदर अपमूव आना शुरू हुआ है। राहुल जरा मान इंडस्ट्रीज के चार्ट में देखिए बताएं, हालांकि ये 45% चला है पिछले एक महीने में, आधा 50%, लेकिन ये मोमेंटम जारी रह सकता है क्या? ये 200 के डायरेक्शन में जा रहा है? अभी तो चार्ट्स फिलहाल यही सजेस्ट कर रहा है कि मोमेंटम अपसाइड की तरफ है। इसका नियर टर्म हाई जो अभी करंटली 145 के आसपास है, उस पर थोड़ा केयरफुल रहना चाहिए कि वहां पे एक डबल टॉप फॉर्मेशन बन ना जाए या वहां पे एक रेजिस्टेंस बन ना जाए। बट मोमेंटम वाइज अगर करेक्शन भी आए, वो 145 के रेजिस्टेंस लेवल से अपसाइड की तरफ होल्ड कर सकते हैं और वी कैन लुक फॉर हायर टारगेट्स। आईटीसी के ऊपर भी एक बार नजर डालनी पड़ेगी। वैसे तो स्टॉक अपने फ्रेश 52 वीक हाई की तरफ जा रहा था, कल हिट भी किया, लेकिन आज ये करीब 1.5% नीचे रिकवर हो गया। इनफैक्ट 143 तक गया था, वहां से रिकवर होता हुआ। क्या ये एंट्री अच्छा मौका मिल रहा है? इसमें मोमेंटम 450 लेवल के टारगेट के लिए इमीडिएट घुसा जा सकता है? खुश? बिल्कुल, देखिए यहाँ पे जो भी हम डिप्स देख रहे हैं ये एक्चुअली इसमें बाइंग ही आ रही है निचले स्तरों पे। तो कोई भी डिप आपको आईटीसी में मिले मेरे हिसाब से बाइंग ही है। एटलीस्ट अंटिल 430 के जो लेवल्स हैं यहाँ तक मैं कहूंगा कोई भी डिप मिले तो आपके लिए बिल्कुल बाइंग अपॉर्चुनिटी है। ट्रेडिंग के लिहाज से भी ले सकते हैं बिकॉज मोमेंटम भी इसमें आता हुआ दिख रहा है। तो 450 to 455 के जो जोन्स हैं, इन लेवल्स के लिए आप यहाँ पे बाय करके चल सकते हैं। आज के दिन का जो लो है 441 का, इसको स्टॉप लॉस बना के चले तो डेफिनेटली हल्का सा डिप है, बट एज आई सेड माइट टर्न आउट टू बी बाइंग अपॉर्चुनिटी। हमारे साथ बने रहिए। बाजार में रिकवरी आ रही है, बहुत ज़्यादा मंदी जैसा कुछ सीन नहीं बन रहा है। इनफैक्ट नीचे के लेवल से निफ्टी, बैंक निफ्टी दोनों में एक रिकवरी रिबाउंड आया है। तो चार्ट्स के ऊपर बातचीत हमारी जारी रहेगी। हम